डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर मेनली हम जो रिप्रोडक्शन है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए, और उनकी जो सर्वाइवल है, उनका जो जीने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। और इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी डिटेल में रहेगा, जिसके अंदर हम प्लांट्स के अंदर मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। और साथ में ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, उसके बाद जो भी आगे इम्प्लांटेशन है और जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम मेनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है वो डिस्कशन करेंगे। एक सोशल टॉपिक रहेगा जिसके अंदर मेनली हम रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट मैप है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं, उनको एक ओवरव्यू से हम समझते हैं। तो जो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा चैप्टर का, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फीजन एंड रीजनरेशन, ये 6 टाइप्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं। और फीजन के भी आगे टाइप्स होते हैं, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन, जैसे अमीबा के अंदर बाइनरी फीजन पाया जाता है। और जो सेकंड सेक्शन रहेगा, इसका जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक रहेगा चैप्टर का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के अलग अलग वर्ल क्या है, सेपल है, पेटल है, पिस्टल है, स्टेमन्स हैं, स्टेमन के अंदर जो फिलामेंट, एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और जो मेनली जो फीमेल के अंदर जो पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल एंड एग, जो अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। और जो एक प्रोसेस है पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होती है प्लांट्स में, तो ये एक सेपरेट सेक्शन रहेगा। और उसके बाद जो मेन सेक्शन रहेगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट कैसे बनता है, इम्ब्रियो कैसे बनता है, उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस, यूरिथ्रा, सेमिनल वेसिकल्स, वास्ट डिफरेंस, तो इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, जबकि फीमेल गैमेट है उसको ओवम बोलते हैं। और जब ये मिलते हैं दोनों तो इसके फर्टिलाइजेशन बोला जाता है प्रोसेस को। और उसके बाद कुछ हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर डिस्कस करेंगे, जो बर्थ कंट्रोल मेथड होती हैं। और इनके अंदर कुछ बैरियर मेथड भी हैं, कुछ हार्मोनल मेथड हैं और कुछ सर्जिकल मेथड भी होती हैं। तो ये चीजें हम इस चैप्टर के अंदर मेनली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे मिलते हुए नए यंग वंस है, नए बच्चे हैं, वो पैदा करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? तो रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज,
जो प्रजातियां हैं अलग अलग जीव जंतुओं की, उनके एक कंटिन्यूटी का मतलब है उनकी एक पीढ़ी के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी है, नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी है, तो उनके अंदर एक रेगुलरिटी बनाए रखता है। जो ऑर्गेनिजम्स है उनके सर्वाइवल को, उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है, और इट कीप्स इट फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट, और इससे किससे बचाता है, ये विलुप्त होने से बचाता है। इट प्लेज ए रोल इन इवोल्यूशन एज इट क्रिएट्स वेरिएशन बाय जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इवोल्यूशन क्या होता है, जैव विकास, जिसके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जेनेटिक एंड इवोल्यूशन 10th क्लास में, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है, एक प्रकार से हम अपग्रेडेशन बोल सकते हैं, अपडेशन बोल सकते हैं। जैसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होते थे वो बिल्कुल सिंपल थे, आज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, तो वो एक इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। और इवोल्यूशन में काफी वेरिएशंस जब आती हैं, जो थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं किसी भी जीव के अंदर, तो जब वो चेंजेस इकट्ठे हो जाते हैं, और वो चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से। क्योंकि मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो जीन है वो अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं और वो दोबारा रिकम्बाइन होते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन होती है, और यही वेरिएशन इवोल्यूशन का कोज करती है, कारण बनती है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। और तीसरी इंपॉर्टेंस क्या होती है रिप्रोडक्शन की, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रकार के जीव हैं वो पर्यावरण में पाए जाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है, जैव विविधता बढ़ती है, और कोई भी जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल बन जाता है, उसमें स्थिरता आ जाती है। तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ से 3 पॉइंट है ये एनफ रहते हैं इसके लिए। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मेन डिफरेंस है इनमें वो क्या रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल पेरेंट के द्वारा, और यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन है वो नहीं होता है, अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं। हालांकि इनमें जीव ही एक ही होता है, जिनको यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं हम। और जो मेन डेफिनेशन काम करती है वो ये रहती है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और उनका फ्यूजन भी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों प्रोसेस होती है, जिसमें फॉर्मेशन भी होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और उनका फ्यूजन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है। और यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म एक ही जीव होता है, उसमें मेल फीमेल नहीं पाया जाता, लेकिन वो फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जो ये यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल की कंडीशन है वो डेफिनेशन को आधा ही बनाती है। यदि हम इसमें जो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन होता है और साथ में फर्टिलाइजेशन होता है, और जिस प्रोसेस में नहीं होता तो वो सेक्सुअल है, जिसमें होता है वो सेक्सुअल है, तो इससे डेफिनेशन कंप्लीट हो पाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। एक डीएनए कॉपी की जाती है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो स्टोर रहती है, जो एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में जाती है, या फिर जो भी लाइफ स्पैन में एक ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटी करता है, तो वो सारा उसके डीएनए कंटेंट पे ही निर्भर करता है। और ये डीएनए कॉपी होती है रिप्रोडक्शन से पहले। जब भी कोई जीव रिप्रोडक्शन करता है उससे पहले डीएनए की कॉपी होना बड़ा जरूरी है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या आगे ट्रांसफर करनी है उसको पहले से ही एक सिस्टमेटिक ढंग से कॉपी किया जा सके। तो डीएनए है क्या चीज, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी जीन वगैरह पाए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, तो वो सारे स्टोर रहते हैं डीएनए के अंदर, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, क्यों जरूरत है इसकी, हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे बताया है किसी भी जीव की जो सारी जानकारी होती है वो डीएनए के अंदर ही स्टोर होती है। डीएनए एनकोड्स ऑल द सेल प्रोटीन्स दैट अलो लाइफ टू एग्जिस्ट। डीएनए के अंदर ही सारे जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के अंदर जो बनते हैं टाइम टू टाइम, उनकी कोडेड फॉर्म में वो स्टोर होते हैं, और यही प्रोटीन है बाद में जो कोई भी जीव है उसके अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं। सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए। सेल डिवीजन मतलब जब सेल डिवाइड करती हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल जब बनती हैं, उस केस में जो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो इसी की वजह से हो पाती है, सेल डिवीजन की वजह से ही, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बॉडी के अंदर होता है। और जो सेल डिवाइड होती हैं तो उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के रूप में ही रहती हैं। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है,
ये क्रोमोसोम डीएनए से ही मिलके बने होते हैं, या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह भी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिए होते हैं वो डीएनए की फॉर्म में ही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है, इसको हम कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बोल सकते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इसमें एक ही जो पेरेंट है वो नए ऑफस्प्रिंग है, नए बच्चे हैं वो उनको पैदा कर सकता है। ऑफस्प्रिंग नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग जो नए बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के प्रति या फिर अपने पेरेंट्स के प्रति बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल एक कॉपी होती हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, उनमें कोई भी वेरिएशंस यहाँ पे पाई नहीं जाती है। टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। और ऐसे ही जीवों के लिए क्लोन वर्ड यूज किया जाता है, जो ना केवल बाहर से बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं, बल्कि जेनेटिकली का मतलब उनके जीन है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो डीएनए है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट पाया जाता है, सेम पाया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एकोसिकिया जीव हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जिसके अंदर खासकर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं बनावट में, तो उनके अंदर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो टाइप्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो मेनली 6 टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जो फिजन है, फिजन के भी आगे 2 टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो इन्हीं के बारे में एक करके हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो इसमें क्या करना है हमने, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लैब में, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर पानी के अंदर हमने 10 ग्राम है शुगर, जो चीनी है, वो घोल लेनी है। टेक 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का भी 20 मिलीलीटर लेना है और वो टेस्ट ट्यूब में परखनली में डालना है। एड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल्स, ईस्ट जो खमीर बोलते हैं हिंदी में, जो कि अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। तो वो ईस्ट लेना हमने, एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, फंजाई में आता है मेनली। ग्रेन्यूल्स मतलब दाने, तो यीस्ट है जो मार्केट में दाने के रूप में मिलता है। और पिंच मतलब एक चुटकी भर हमने यीस्ट की लेनी है और वो 20 मिलीलीटर जो शुगर सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसमें डालने हैं। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस। अब हमने जो माउथ है परखनली का, उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देना है, रुई लगा देनी है, ताकि जो एयर वगैरह है वो वहां से पास ना हो। और कीप इट इन ए वार्म प्लेस, या फिर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या फिर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चीजें हमारी टेस्ट ट्यूब को प्रभावित ना करें, इसलिए हमने कॉटन प्लग लगाया है और उसको हमने वार्म प्लेस में गर्म जगह पे रख देना है। आफ्टर 1 और 2 आवर, 1 से 2 घंटे के बाद, पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप। अब हमने क्या करना है, एक ड्रॉप लेनी है, यीस्ट कल्चर मतलब जो भी मटेरियल वहां पे तैयार हुआ है अभी, यीस्ट ने 1-2 घंटे में जो भी ग्रोथ की है, जैसी स्ट्रक्चर बनी है, तो उसको यीस्ट कल्चर बोलेंगे। टेस्ट ट्यूब से एक ड्रॉप लेनी है, एक बूंद लेनी है और उसको स्लाइड पे रखना है, जो कि लैब के अंदर मिलती है स्लाइड, ग्लास स्लाइड, जिसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखा जाता है। और माइक्रोस्कोप में लगाने से पहले उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाई जाती है। ये प्रोसीजर होता है ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद उसको, जो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप दो होती हैं, तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जैसे प्रोसीजर बताया आपको, ये ईस्ट ग्रेन्यूल्स हैं, ये दाने के रूप में पाया जाता है मार्केट में। और शुगर सॉल्यूशन हमने जो तैयार किया उसका 20 मिलीलीटर लेना है और ये परखनली है, और उसके अंदर डालते ही उसके ऊपर कॉटन प्लग से इसको रख देना है। और जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो वो इस प्रकार की कुछ हमने स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑब्जर्व करनी है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ जो यीस्ट है उनके साइड में एक बड भी बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे जो ईस्ट है वो फिजन के द्वारा भी डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बडिंग है, मेनली बडिंग ही पाई जाती है ईस्ट के अंदर। और ईस्ट के अंदर जो ग्रोथ है, हमने उसको थोड़ा सा डाला था लेकिन बाद में उसकी ग्रोथ है वो काफी हुई मिलती है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को ही समझने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। तो फिजन प्रोसेस क्या होती है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है जो ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। टाइप्स क्या हैं इसके? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब टू होता है। व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल मतलब जो आगे सेल बनती है एक सेल से, एक पेरेंट से आगे दो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो वो बाइनरी फिजन की वजह से ही बनते हैं दो। लेकिन मल्टीपल फिजन में वो दो से ज्यादा बनते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, और जब भी डेफिनेशन आती है फिजन की तो उसमें एग्जाम्पल, चाहे कोई भी टाइप हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विदाउट एग्जाम्पल वो डेफिनेशन भी अधूरी मानी जाती है। तो एक एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमीबा बाइनरी फिजन में आता है, जबकि प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिजन में आता है। एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, अमीबा की ही एक स्पीसीज है, उसमें मल्टीपल फिजन भी पाया जाता है। प्लेन्स ऑफ फिजन्स में भी डिफरेंट और फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में प्लेन ऑफ फिजन का मतलब है जो भी खंडन होना है दो सेलों के बीच में, एक सेल से दो सेल जो बनती हैं, तो उसमें वो प्लेन है जो वो अलग अलग हो सकता है। ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है। कैसे, वो डायग्राम से हम समझेंगे। जैसे अमीबा है, अमीबा में जो पेरेंट अमीबा थी है, उसके बाद ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो रहा होता है, दो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर इसके बाद सेल डिवाइड हो जाती है। तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन क्या बोलेंगे हम, इसमें ट्रांसवर्स है। और यदि इस तरीके से डिवाइड हो रहा होता है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हम उसको प्लेन बोल सकते थे। और इसी प्रकार से जो प्लाज्मोडियम है, जिसमें हमने पढ़ा है कि इसमें मल्टीपल विजन पाया जाता है, तो ये प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे डाटर न्यूक्लियाई बनते हैं। उसके बाद डाटर न्यूक्लियाई आगे ग्रो करते हैं, और बाद में जो कुछ मिरोजोइट्स हैं, जो इनकी स्ट्रक्चर होती हैं ये अलग, तो जो मेरोजोइट्स हैं आगे जाके जो स्किनजोइट हैं, ये अलग अलग स्टेजेस के नाम हैं। तो ये अडल्ट स्टेज हम बोल सकते हैं, और मेरोजोइट्स है जो यंगर स्टेज होती है, जो आगे जाके स्कॉन्जोइट में ही स्कोजोइट में ही बदलती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो क्या कहती है, ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। हमने अब क्या करना है, अमीबा की परमानेंट स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली ऑब्जर्व द अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। और इसी प्रकार से दूसरी स्लाइड भी ऐसे ही ऑब्जर्व करनी है जिसके अंदर बाइनरी फिजन है। एक नॉर्मल हमने स्लाइड देखनी है अमीबा की, और एक में बाइनरी फिजन करती हुई अमीबा देखनी है। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड्स। अब दोनों स्लाइड में हमने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो नॉर्मल जो अमीबा वो पाया जाता है, वो एक स्ट्रक्चर ही पाई जाती है ओनली, हालांकि उसका शेप फिक्स नहीं होता। बड़े अच्छे ढंग से जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो तभी ये चीज दिखाई देती है। और जब हम एक बाइनरी फिजन वाली अमीबा को देखते हैं तो इस तरीके से दो अमीबा है उसमें बन रही होती हैं, अलग अलग जो डॉटर अमीबा हम बोल सकते हैं वो बनती हैं। और यहाँ पे ये रियल व्यू हैं जो माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देंगे, तो अमीबा है वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है, वो दिखाई देते हैं। शुरुआत में इनके बीच में कनेक्शन होता है, जैसे इसमें कनेक्टिंग ब्रिज दिखा रखे हैं, बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद है बडिंग। ये बडिंग नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी होती है जो, उसके ऊपर एक छोटा सा बड निकलता है, मुकुलन निकलता है, विच गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। और इसी बड से, बड एक आउटग्रोथ बोल सकते हैं, उबार बोल सकते हैं, इसी उबार से एक नया जीव है वो बनता है। बड में रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट्स ईस्ट। पेरेंट ईस्ट भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हाइड्रा भी हो सकता है। तो जो ये बड है ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है। कब तक रहेगा, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, या फिर बाद में ये सेपरेट भी हो सकता है एंड बिकम ए न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा। तो ईस्ट में ये अटैच रहता है, और ये यदि अलग हो जाता है बड और उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो ये हाइड्रा के अंदर कंडीशन पाई जाती है। ईस्ट हो या हाइड्रा हो, इन दोनों में बडिंग ही पाया जाता है। तो इसका डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके अंदर एक स्मॉल बड है वो राइज हो रहा है, उसके बाद ये बड है आगे हाइड्रा बनाता है, और हाइड्रा जो हम डॉटर हाइड्रा बोल सकते हैं, उसके बाद ये हाइड्रा आगे मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये बडिंग प्रोसेस है। उसके बाद रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये दो प्रोसेसेस हम एक साथ पढ़ रहे हैं, वैसे अलग अलग टाइप्स हैं इनके। तो रीजनरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स ग्रोज बैक बाय ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर यदि कोई भी बॉडी ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है
किसी भी मेन पेरेंट बॉडी से, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म है वो बना सकता है। ये रीजनरेशन अलग अलग टाइप से पाया जाता है। कई बार कुछ पार्ट हैं वही रीजनरेट कर पाते हैं, कई बार पूरा ऑर्गेनिज्म है वही रीजनरेट कर लेता है। जैसे प्लेनेरिया है, लिजार्ड है, लिजार्ड में हमने जो पूंछ देखी है लिजार्ड की, तो उसके अंदर यदि पूंछ उनकी कट जाती है तो वो वापस रीजनरेट कर लेती हैं, दोबारा पूंछ बन जाती हैं। हमारे ऑर्गन जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर भी लीवर जो होता है उसमें रीजनरेशन पाया जाता है। जब लीवर डोनेट किए जाते हैं तो उसमें स्मॉल पार्ट ही लिया जाता है डोनर से। दूसरे पर्सन में जब एक पर्सन का यदि लीवर डैमेज हो जाता है तो उस किसी भी पर्सन से यदि लीवर मिलता है तो वहां पे एक स्मॉल पार्ट ही उसके अंदर भेजा जाता है और वो स्मॉल पार्ट आगे रीजनरेट कर लेता है, और जिस पर्सन से हमने लीवर को लिया है वो नॉर्मल लीवर है बाद में बन जाता है ऑटोमेटिकली। प्लेनेरिया में क्या होता है, यदि छोटा सा पार्ट किसी भी शरीर का अलग होता है तो उससे नया जीव बन जाता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जैसे छिपकली है उसकी पूंछ से ही नया ऑर्गेनिज्म है वो बने। वहां पे बस वो पूंछ है वो अलग रह जाती है, उसका आगे कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जो जीव है लिजार्ड है वो अपनी नई पूंछ है वो रीजनरेट कर लेती है। तो अलग अलग लेवल पे पाया जाता है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। फ्रेगमेंटाइज मतलब उसके टुकड़े हो जाते हैं, और जो प्रत्येक पीस है, प्रत्येक जो टुकड़ा है वो आगे जाके एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म, होल न्यू ऑर्गेनिज्म सा वो बना लेता है। जैसे स्पाइरोगायरा है, ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन टाइप में बहुत बार ये एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। स्पाइरोगायरा है, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन भी मिलता है, और हाइड्रा है, हाइड्रा में जैसे हमने बडिंग भी पढ़ी है, और एक एग्जांपल दो दो टाइप के रिप्रोडक्शन भी वो कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है, रीजनरेशन भी पाया जाता है, और बडिंग भी मिलती है। तो डायग्राम से समझते हैं जो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, और इस डायग्राम में हम ये जो मेन जीव है हमारा वो ये है प्लेनेरिया। तो डायग्राम यहीं से स्टार्टिंग माना जाएगा ये, और इसमें हम देख सकते हैं कि एक इसका हेड रीजन है, एक इसके टेल रीजन है, और एक इसका एब्डोमिन या फिर जो मिडिल पार्ट है वो हम देख सकते हैं। जब प्लेनेरिया को तीन भागों में काट दिया जाता है, हेड रीजन अलग जगह रख दिया जाता है, टेल रीजन अलग, और मिडिल पीस है वो एक अलग जगह पर रख देते हैं। तो हर एक जो पीस है, जो हेड है वो बाकी का जो पार्ट है उसको रीजनरेट कर लेता है। टेल है, टेल अपर पार्ट को रीजनरेट कर लेगी, और जो मिडिल पीस है वो अपर एंड लोअर पार्ट दोनों को दोबारा से बना लेता है। तो ये रीजनरेशन होता है प्रोसीजर। और जो फ्रेगमेंटेशन है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, स्पाइरोगायरा नाम की एक एल्गी होती है जिसके अंदर जो स्प्रिंग्स टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनी होती है, इसलिए इसको स्पाइरोगायरा बोला जाता है स्पाइरल स्ट्रक्चर्स के लिए। और जब इसके तीन, ये क्या करता है, अपने जो टुकड़े हैं वो बना लेता है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स 1 2 3, और ये प्रत्येक फ्रेगमेंट्स है आगे जाके एक नया स्पाइरोगायरा है, नई एल्गी है वो बना लेता है। तो ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके बाद एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है हमने, कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। हमने किसी भी तालाब से या फिर झील से पानी लेना है, और खासकर वो पानी लेना है जो कि डार्क ग्रीन कलर का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है, और जिसके अंदर फिलामेंटस धागे जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं। पुट 1 और 2 फिलामेंट्स ऑन ए स्लाइड, स्लाइड लेनी है हमने, ग्लास स्लाइड, और उसके ऊपर जो ये धागे हैं इनमें से कोई एक या दो धागा है वो रख लेना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप, और जो ये अलग अलग जो फाइबर्स हमने लिए थे, फिलामेंट लिए थे, उसके ऊपर ग्लिसरीन लगा देनी है, और ग्लिसरीन क्या कर देती है, जो भी अलग डस्ट वगैरह है उसको रिमूव कर देती है। तो ये क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है ग्लिसरीन, और उसके बाद कवर स्लिप से उसको ढक देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम स्लाइड देखेंगे तो वहां से क्या पूछा जा रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन स्पाइरोगायरा फिलामेंट। तो क्या स्पाइरोगायरा नाम की एल्गी में अलग अलग जो हम टिश्यू है उनको पता लगा सकते हैं क्या। तो इसकी एक्टिविटी को हम यहाँ से समझेंगे। जैसे कोई भी तालाब है वो हरे रंग का हो जाता है जब उसके एल्गी वगैरह है, काई है, वो इकट्ठी हो जाती है। अब इसमें से हमने क्या लेना है, एक ड्रॉप लेनी है, फाइबर लेने हैं, और फाइबर्स के ऊपर ग्लिसरीन लगा देनी है ड्रॉपर से, और ड्रॉपर से ग्लिसरीन लगाने के बाद उसके बाद कवर स्लिप रख देनी है, और कवर स्लिप के बाद जो हमने स्लाइड को तैयार किया है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे ऑब्जर्व करना है, और
उसके बाद जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देगी, जो रियल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की दिखाई देगी। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो स्पाइरो वगैरह है उसके अलग अलग जो सेल हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस हैं, उसके ब्रेकिंग फिलामेंट्स हैं, तो वो ब्रेकिंग फिलामेंट्स ही आगे जाके क्या करते हैं, फ्रेगमेंट हम बोल सकते हैं उनको, आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी है वो हम समझ सकते हैं पार्ट टू पार्ट क्या कहा गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच फंजाई, कवक जो होती हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर लगती हैं, जो मृत चीजें होती हैं या फिर जो भी सड़ी हुई चीजें, गली सड़ी चीजें हैं उनके ऊपर लगती हैं। और इसमें क्या होता है, जो फंजाई हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, बीज प्रोड्यूस करती हैं, दैट कैन ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स। और ये जो स्पोर जहां भी गिरेंगे वहां पे नया जीव है वो बना लेते हैं। वैन डिस्पर्स्ड फ्रॉम दियर फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी मतलब जहां पे ये स्पोर्स बनते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोला जाता है। और डिस्पर्स्ड का मतलब फैलना, हवा के द्वारा जब ये फैला दिए जाते हैं स्पोर्स तो एक नया जीव है वो बना लेते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, वही है फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजिया बोल दिया जाता है। दे आर कवर्ड बाय ए थिक आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट्स देम इन एडवर्स कंडीशन, जो स्पोर्स हैं वो बाहर से एक मजबूत परत से ढके होते हैं जो कि उनको प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाती है। प्रतिकूल मतलब जो उनके अनुकूल स्थितियां न हो, और जब भी फेवरेबल कंडीशन उनकी आती हैं तो वो जर्मिनेट होकर नया जीव बना लेते हैं। वैन स्पोर्स गेट सुटेबल एनवायरनमेंट, वही बात है, इसके अंदर वो जर्मिनेट मतलब उग जाते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं, नया जीव बना लेते हैं जब उनके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके लिए सुटेबल हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं। एग्जाम्पल है राइजोप्स। राइजोप्स या फिर म्यूकर, ये स्पेशल टाइप की फंजाई होती हैं जो कि ब्रेड के ऊपर लगती हैं और स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पे हम जो राइजोप्स है उसको देख सकते हैं, ये डायग्राम पूछा भी जाता है काफी बार कि जो स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई है उसको शो करें, या फिर स्पोर फॉर्मेशन यदि 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है तो उसमें डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायग्राम काफी सिंपल ही है। तो इसमें हमने क्या करना है, कुछ फिलामेंट्स दिखाने हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर से चिपके होते हैं ब्रेड के ऊपर। और इनकी जो ये हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कोलुमिनेला जो इसने वर्ड दिया है, तो इसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है। कोलुमिनेला इसका बेसल पार्ट है, ऊपर जो स्पोर्स हैं, और इस स्पोर्स किसके द्वारा, हवा के द्वारा जब भी डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, तो उसके बाद नए फंजाई हैं वो पैदा करते हैं। तो ये और स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली हम ज्यादा राइजोइड्स और स्पोरेंजिया और जो स्पोर्स है लिब्रेशन है वो दिखा सकते हैं यहाँ पे। इस एक्टिविटी में क्या करना है, वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा लेना है, उसको गीला करना है। गीला करने के बाद उसको ठंडे, नमी वाली और डार्क प्लेस, अंधेरी वाली जगह पे रखना है, क्योंकि ये जो कंडीशन दी गई है ये फंजाई की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ स्लाइस विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अब हमने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, मैग्नीफाइंग ग्लास के बाद के मैग्नीफाइंग ग्लास जो ये डॉक्टर रखते हैं जिससे कोई भी चीज मैग्नीफाई होकर दिखती है हमको, सिंपल ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है जो मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाता है चीजों को। तो उससे इसकी सरफेस को हमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक, और लगातार एक हफ्ते तक हमने ये ऑब्जर्वेशन है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम चेक कर रहे हैं, ये लगातार एक हफ्ता तक ये प्रोसीजर करना है। और उसके बाद जो हमने एक्टिविटी ये देखी है उसको हम रियल वे में करते हैं। तो ब्रेड है, जब भी इसको गीला करके रख देते हैं तो इसके ऊपर ग्रीनिश या फिर ब्लैकिश कलर का जो पैचेज हैं, धब्बे हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इन धब्बों को जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो वैसे माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया है, स्पोर्स उससे रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, और ये फिलामेंटस धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तो ये क्या होती हैं, राइजोप्स होती हैं, जो कि इसको ब्रेड माउल्ड भी बोला जाता है, ब्रेड को नष्ट करने वाली जो फंजाई है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि लास्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, ये वो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट, दो प्रकार के मेनली पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव पार्ट वो होते हैं जो नॉर्मल लाइफ स्पैन में जरूरत होते हैं प्लांट को, और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होते हैं जो केवल रिप्रोडक्शन के लिए बने होते हैं। जैसे फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर के अलावा जो भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, इनसे जब नया पौधा बनता है, वैसे तो फ्लावर में सीड बनते हैं, सीड के बाद ही नया पौधा बनता है, लेकिन सीड के अलावा जब किसी भी प्लांट पार्ट से कोई भी नया प्लांट बनता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
दो टाइप का हो सकता है, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, या फिर नेचुरल जो प्रकृति में अपने आप हो। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये इसके दो टाइप इसी बेस पे हैं। जो लीव्स के द्वारा हो सकता है, पत्तों के द्वारा, जैसे ब्रायोफाइलम नाम के प्लांट में देखने को मिलता है जिसमें बड्स बनते हैं, लीफ बड्स। स्टेम के द्वारा टर्मेरिक जिंजर में हो सकता है। रनर्स और स्टोलन, ये भी कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोला जाता है इनको, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे ग्रास रनर होते हैं, स्ट्रॉबेरी। रनर और क्लाइंबर दो टाइप के प्लांट होते हैं। रनर जो एक टाइप के क्रीपर टाइप के ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स होते हैं जो कि बेल जैसे पाए जाते हैं, फैलते हैं धरती के ऊपर। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, मेनली जो किसी प्लांट की या फिर किसी भी स्पोर्ट के ऊपर आगे के आगे ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे बेलें होती हैं ज़्यादातर वो क्लाइंबर में आती हैं। तो ये आगे के आगे ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, खासकर जैसे ग्रास है, ग्रास आगे के आगे फैलता रहता है, तो उनमें रनर या स्टोलन टाइप के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और साथ में जस्ट स्ट्रॉबेरी होती है उसके अंदर भी बल्लभ होते हैं, ओनियन में एंड लीली नाम के प्लांट में भी बल्लभ के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर क्या होता है, इसमें अलग अलग टेक्निक आ जाती हैं। कटिंग में जैसे किसी भी प्लांट पार्ट को काट के लगाया जाता है और उससे नया प्लांट है वो बनता है। क्राफ्टिंग के अंदर टिश्यूज लिए जाते हैं प्लांट्स के और उनको ग्रो करवाया जाता है। लेयरिंग में कोई भी प्लांट पार्ट है वो जब रियल में पेरेंट बॉडी से अटैच होता है, जैसे टहनी है, उस टहनी के ऊपर मिट्टी है वो रख दी जाती है, मिट्टी से ढक दिया जाता है उसको, और उसके बाद जैसे उसमें जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद उस टहनी को प्लांट से काट के अलग कर लिया जाता है और नया प्लांट बना दिया जाता है। और इसी प्रकार से एक प्लांट टिश्यू कल्चर होता है जो एक लैब के अंदर की जाने वाली टेक्निक होती है, जिसके बारे में एक सेपरेट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ब्रायोफाइलम में हम देखते हैं जो लीफ होता है ब्रायोफाइलम का, उसकी नोचिज के ऊपर जो उसके किनारे हैं, किनारों के ऊपर कुछ उबार हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, बड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और उससे हर एक बड से जब लीफ को अर्थ जो सोइल के टच में रखते हैं तो उसमें से रूट्स हैं वो निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और अलग अलग प्लांट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लांटलेट्स जिसको बोला जाता है, छोटे पौधे। एक्टिविटी है उसके बाद, तो हमने क्या करना है, टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नो चीज बी सीन। हमने एक आलू लेना है और उसकी सरफेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्या उसके ऊपर कुछ नो चीज का मतलब कुछ उबार हैं वो दिखाई देते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेज सच दैट सम पीसेज कंटेन्स ए नोच और बड एंड सम डू नॉट। हमने पोटैटो को इस तरीके से टुकड़ों में काटना है कि कुछ के बाद कुछ के पास नोचेज आनी चाहिए और कुछ बिना नोच के होने चाहिए, कुछ बड़ों के बगैर होने चाहिए और कुछ के पास बड प्रेजेंट होनी चाहिए। स्प्रेड सम कॉटन ऑन ए ट्रे एंड वेट इट। लैब के अंदर जो ट्रे होती है उसमें कॉटन को फैला देना है और उसको गीला करना है। प्लेस द पोटैटो पीसेज, और जो कटे हुए भाग हैं आलू के उनको हमने उस कॉटन पे, गीली कॉटन पे रख देना है। नोट वेयर द पीसेज विद द बड्स आर प्लेस्ड, और ये चेक करना है कि ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमने ऐसे पीसेज को रखा है जिनके पास बड्स थे। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसेज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगले कुछ दिनों में जो भी बदलाव आते हैं उनको हमने ध्यान से चेक करना है। मेक श्योर द कॉटन इज केप्ट मॉइस्टन्ड, तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि कॉटन है लगातार वो गीली रहनी चाहिए क्योंकि तभी वो ग्रो कर पाएंगे जो पोटैटो पीसेज हैं। विच आर द पोटैटो पीसेज दैट गिव राइज टू द फ्रेश ग्रीन शूट एंड रूट्स, ऐसे कौन से जो पीसेज हैं पोटैटो के टुकड़े हैं जिनसे आगे शूट्स मतलब छोटे छोटे लीव्स बनने और जो जड़ें बननी शुरू होंगी। तो इनमें से केवल उन्हीं पोटैटो पीसीज में जड़ें बनती हैं जिनके अंदर हमने क्या थे, नो चीज को देखा था, बर्ड्स जिसके अंदर प्रेजेंट थी। तो एक्टिविटी में जैसे कहा गया है कि हमने पोटैटो लेना है और पोटैटो पे जो नो चीज हैं, जो बर्ड्स हैं जिनको आई भी बोला जाता है, वो ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद इसको टुकड़ों में काट देना है और टुकड़ों में काटने के बाद कुछ टुकड़े ऐसे रखने हैं जिनके ऊपर ये आइज हैं या फिर बर्ड्स हैं, और कुछ बिना आइज के हमने टुकड़े वो रखने हैं। उसके बाद लैब में जो ट्रे होती है उसके ऊपर रुई है वो फैला देनी है और उसको गीला कर देना है, और उसके ऊपर जो हमने पीसीज हैं पोटैटो के पीसीज, हालांकि इसमें तो कंप्लीट पोटैटो रखे हुए हैं लेकिन हमने पीसीज को रखना है जो ऐसे एक्टिविटी में कहा गया है। और उसके बाद पीसीज में इस तरीके से ग्रीन ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं और
इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया, पोटैटो के अंदर जो लीफी शूट है, पत्ते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं? मेनली बड से। तो ये बड के द्वारा जो प्लांट्स के अंदर जब नए प्लांट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको बडिंग नहीं बोलते हैं, बडिंग एक अलग टाइप था। तो यहाँ पे एक बड एक स्ट्रक्चर का नाम है, और इसी स्ट्रक्चर से नए जो प्लांट हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है सेलेक्ट ए मनी प्लांट। हमने एक मनी प्लांट लेना है। कट सम पीसेज सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ। हमने इसके ऐसे टुकड़े काटने हैं कि हर एक टुकड़े के पास कम से कम एक लीफ तो जरूर होनी चाहिए, एक पत्ता तो जरूर होना चाहिए। कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन द टू लीव्स। और अब हमने कुछ ऐसे टुकड़े भी काटने हैं जो कि पत्तों के बीच में प्रेजेंट हैं, मतलब ऐसे भाग लेने हैं जिनमें पत्ते प्रेजेंट नहीं है। डिप वन एंड ऑफ द ऑल द पीसेज इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब हमने वाटर के अंदर इनको डुबो के रख देना है और कुछ दिनों में इनकी एक्टिविटी है उसको ध्यान से देखना है। विच वंस ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स। ऐसे कौन से भाग हैं जिससे नए पत्ते बनेंगे? और नए पत्ते बनने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? जहाँ पे लीव्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी जिन पार्ट्स के पास। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन से जो हमने जो इस एक्टिविटी है उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला है यहाँ से। तो एक्टिविटी कैसे करनी है? तो जैसे मनी प्लांट होता है जिसको काफी शुभ माना जाता है, और ये कई जगह पे वैसे घरों में ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हमने क्या रखना है? पानी के अंदर रख लेना है। प्रत्येक पीस के पास कम से कम एक लीफ जरूर होना चाहिए। उसके बाद जब हम निकाल के देखते हैं तो इसमें जड़ें हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। और किन पोर्शन से जड़ें निकलती हैं? मेनली जहाँ पे लीफ वाला जो पार्ट है वही जड़ें निकालता है। यदि लीफ नहीं है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस कटे हुए भाग के अंदर, तो वो रूट्स नहीं निकालता है। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही टाइप है। उसके बाद टिश्यू कल्चर है जो हमने डिस्कस किया था। मेनली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर ही आर्टिफिशियल टाइप का प्रोपेगेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट्स। पौधे की जो टर्मिनल भाग होता है, जो किनारे वाला भाग होता है, जो लगातार ग्रो करता रहता है, यदि हम वहां से कुछ टिश्यूज हैं या कुछ सेल हैं उनको अलग कर देते हैं और उन अलग किए हुए भाग से नए पौधे बनाते हैं तो उसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है। जो ये सेल लिए हमने टिप पार्ट से, उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है, कृत्रिम मीडियम। मीडियम का मतलब ऐसा माध्यम जिसके अंदर हम सारे वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे जो एक पौधा किसी भाग को प्रोवाइड करता है। और जहाँ पे वो क्या कर देते हैं? डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैल्स। जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको कैलस बोला जाता है। कैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को भी बोलते हैं। सेल मास मतलब सेल का वो समूह जो कि एक जैसा दिखाई देता है, वो ज्यादा डिफरेंट उसमें सेल दिखाई नहीं देती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो ये कैलस बनता है तो इसको दूसरे मीडियम में हमने भेजना है जिसके अंदर अलग अलग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि वृद्धि करवाते हैं पौधे की, और डिफरेंशिएशन मतलब उसकी आगे अलग अलग सेल बनाने में मदद करते हैं। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सोइल। अब जैसे ही मीडियम में रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद जो कैलस है उससे छोटे छोटे पौधे बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उन प्लांटलेट्स को, उन छोटे पौधों को हम मिट्टी में रख देते हैं। दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स, ताकि वो आगे वहाँ पे नए आगे मैच्योर प्लांट्स हैं, बड़े पौधे हैं, वो बना सकें। एडवांटेज क्या होता है टिश्यू कल्चर का? 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। इस टेक्निक के द्वारा हम बहुत सारे पौधे हैं वो उगा सकते हैं। कहाँ पे? डिजीज फ्री कंडीशन मतलब लैब के अंदर। लैब के अंदर हमारे पास सारी कंडीशन कंट्रोल में होती हैं, किसी भी डिजीज के बैक्टीरिया वायरस वगैरह को हम वहाँ पे किल कर सकते हैं। तो डिजीज फ्री मीडियम में हम बहुत सारे प्लांट पार्ट्स को उगा सकते हैं और एक ही छोटे से बाग से, कैलस से, हम काफी सारे प्लांट्स हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो साजो सजावट के पौधे होते हैं जो घरों में ज्यादातर गमले में यूज किए जाते हैं, तो उन पौधों को उगाने के लिए भी ये टेक्निक यूज की जाती है। तो इस टेक्निक में होता क्या है? इसमें जैसे लीफ है या फिर कोई भी प्लांट पार्ट हो सकता है, वहां से छोटे टुकड़े लिए जाते हैं काफी और उनको एक मीडियम में रख दिया जाता है।
जहाँ पे इसमें अगार ग्रोथ मीडियम है, ये एक प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह, वो इसमें सप्लाई किए जाते हैं, हार्मोन वगैरह भी सप्लाई किए जाते हैं। जैसे हमने जो एक्टिविटी है उसमें पढ़ा था कि शुरुआत में न्यूट्रिएंट मीडियम में रखना है, उसके बाद दूसरे मीडियम में रखना है जिसमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं। तो इसमें एक ही मीडियम में रखा हुआ दिखाया गया है, आप अलग अलग भी बता सकते हैं। और सैंपल्स डेवलप इनटू टीनी प्लांटलेट्स, और ये छोटे छोटे जो सैंपल्स हैं वो छोटे छोटे पौधे बना लेते हैं, और उसके बाद प्लांटलेट्स को फिर कंपोस्ट में या फिर किसी भी सोइल वगैरह में हम उगाएंगे तो वहाँ से जो बड़े प्लांट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है, जिसके अंदर प्लांट के किसी भी टिश्यू से, सेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल वाले पौधे जितने भी हम देखते हैं वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। और एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट किंगडम है इसका एक डिवीजन है, एक भाग है, जिसमें 5 मेनली जो प्लांट किंगडम है उसमें 5 डिवीजन आते हैं। और पांचों डिवीजन में सबसे जो एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं जो हम ज़्यादातर देख पाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, तो वो एंजियोस्पर्म्स ही कहलाते हैं। और इनके अंदर भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मेनली रिवॉल्व्स अराउंड द फ्लावर विच हैज बोथ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के इर्द गिर्द ही घूमता है, और एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर एड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फूल के जो हम अलग अलग भाग पढ़ेंगे वो सारे भाग रिप्रोडक्शन में ही मदद करते हैं। एड्स का मतलब मदद करना, हेल्प करना। आल्थो सम ऑफ देम आर स्टेराइल, हालांकि उनमें से कई तो स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं, जो कोई गैमेट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। और गैमेट्स क्या होते हैं? युग्मक जिसको बोला जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली मेल और फीमेल गैमेट्स ही आके फ्यूज होते हैं, जो जिसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। Therefore, to understand the process of reproduction in flowering plants, we need to look at the different parts of the flower and their function. इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमको जो अलग अलग भाग हैं फ्लावर्स के उनको समझना पड़ेगा, और उनके जो फंक्शंस हैं, उनके काम हैं वो देखने पड़ेंगे। तो फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब यह वो इकाई होती है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हैज 4 वर्ल्स, इसमें 4 अलग अलग सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। वर्ल्स का मतलब होता है कोई भी चीज यदि वृत्ताकार भाग में प्रेजेंट हो तो उसको वर्ल्स बोलते हैं। और फ्लावर में हम मेनली 4 वर्ल्स देख पाते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन थैलेमस और रिसेप्टेकल ऑफ द स्टॉक। और ये जो 4 वर्ल होते हैं ये एक के बाद एक अरेंज होते हैं। सबसे बाहर की तरफ होते हैं कैलेक्स, जिसको सेपल बोला जाता है, कोरोला, उसके बाद पेटल्स आ जाती हैं जो कलर्ड पार्ट होता है, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। एंड्रोसियम मेल पार्ट को बोला जाता है और गाइनोसियम फीमेल पार्ट को बोला जाता है। मेल पार्ट जैसे स्टेमन होते हैं, फीमेल पार्ट कार्पल या पिस्टल होता है। और ये सारे जो भाग हैं वो थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किसके? जो फ्लावर होता है उसकी एक डंडी होती है जिसके साथ वो टहनी से जुड़ा होता है, उस डंडी को पेडिसेल बोला जाता है। तो ये साइंटिफिक नाम याद रखने होते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं। अब कोई चीज हमको पता जरूर होती है लेकिन उसका साइंटिफिक नाम नहीं पता होता। जैसे सेपल क्या होता है, तो सेपल्स जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती हैं उनको कैलेक्स भी बोला जाता है, और पेटल्स को कोरोला ही बोलते हैं। कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी मतलब जो सहायक हों, जो मेन काम ना करें लेकिन ये सहायता प्रदान करते हैं। फंक्शन में देखेंगे क्या सहायता देते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम इन्हीं का मेन काम होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट है उनको बनाते हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। पैरिंथ, जब कैलेक्स और कोरोला अलग अलग ना दिखाई दें, नॉट डिस्टिंक्ट मतलब वो एक ही जगह पे ही प्रेजेंट हों। जैसे कोई भी जो पेटल है, पेटल की जो नीचे वाली साइड है वो ग्रीन है जिससे वो सैपल जैसा दिखाई देता है, और जो ऊपर वाली साइड है यदि वो कलर्ड है ऊपर से वो पेटल जैसा दिखाई देता है। जिसमें ये अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। काफी सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जैसे लिली का फ्लावर होता है, तो उसमें उस स्ट्रक्चर को पेरिंथ बोला जाता है। जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, जिसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन, या फिर हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही जगह पाए जाएं, एक ही फ्लावर में हो, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। और जब
एक फूल में केवल एक ही भाग हो, मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। ब्रैक्टेट एंड दोज विदाउट ब्रैक्टेट फ्लावर्स जिसके पास सेपल्स के अलावा कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है थैलेमस के नीचे, उसको ब्रैकेट बोला जाता है। तो जब ब्रैकेट प्रेजेंट है तो उसको ब्रैक्टेट फ्लावर बोलेंगे, और यदि ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो उसको ई ब्रैक्टेट फ्लावर बोला जाता है। तो फ्लावर का जो हम डायग्राम है वो देखते हैं, इसमें क्या क्या भाग होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है जिसमें फ्लावर को लेंथ वाइज काट के दिखाया गया है। इसमें हम ये देख सकते हैं जो नीचे स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है इसको पेडिसेल बोलते हैं, उसके बाद आता है थैलेमस, और इसी थैलेमस पे सबसे बाहर की तरफ सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेपल्स को ही हमने कैलेक्स बोला था। उसके बाद पेटल्स होती हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोला जाता है, और उसके बाद आ जाते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है? एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और स्टेमन के दो भाग होते हैं, एक जो अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है जिसको एंथर बोलते हैं, और फिलामेंट क्या होता है? एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसपे ये एंथर चिपका होता है, और जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है उसको पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं, और इसी कार्पल या पिस्टल के को हम जब ये ग्रुप में पाए जाते हैं या फिर जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। और इसके जो तीन पार्ट हैं, सबसे टिप वाला पार्ट है स्टिग्मा, फिर स्टाइल जो ट्यूबुलर पार्ट है, और बेसल पार्ट होता है जो स्वोलन पार्ट भी बोला जाता है, इसको फूला हुआ भाग उसको ओवरी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के जो हमने अलग अलग भाग देखे हैं उनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कैलेक्स। कैलेक्स क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल विद मेंबर्स सेपल्स। ये सबसे बाहर वाला वर्ल होता है, सबसे बाहर वाला अरेंजमेंट होता है, और इसके प्रत्येक मेंबर को हम सेपल्स बोलते हैं। ग्रीन कलर का होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पत्ते जैसे आकृति इनकी होती है। मे बी गैमोसेपल्स। जब ये सेपल्स एक साथ जुड़े हुए पाए जाएं, अलग अलग ना दिखाई दें, तो उनको हम गैमोसेपल्स कंडीशन बोलते हैं। और पॉलीसेपल्स में ये सेपल्स हैं फ्री पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। काम क्या होता है इसका? जब भी फ्लावर खिला नहीं होता, तो जब स्टार्टिंग में बन रहा होता है फ्लावर, उस टाइम में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो अंदर वाले भाग होते हैं जैसे पेटल्स हैं और जो स्टेमन है और कार्पल है, उनको बचाव करते हैं बाहर से एनवायरमेंटल कंडीशन से। कोरोला क्या है? कंपोज्ड ऑफ ब्राइटली कलर्ड ट्यूबुलर बेल शेप्ड फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड पेटल्स। किस चीज का बना होता है ये? चमकीले रंग के ट्यूब जैसी भी पेटल्स हो सकती हैं, बैल घंटी के आकार की भी हो सकती हैं, कीप के आकार की भी हो सकती हैं, फनल का मतलब कीप होता है, व्हील का मतलब पहिए, तो पहिए के आकार की भी ये पेटल्स हो सकती हैं। तो पेटल्स के ग्रुप को ही हम कोरोला बोल सकते हैं। और ये भी गैमो पेटल्स हो सकते हैं। गैमो का मतलब जब ये यूनाइटेड होते हैं, काफी सारी पेटल्स जब एक साथ जुड़ी हुई होती हैं उसको गैमो पेटल्स बोला जाता है। जबकि पोली पेटल्स के अंदर ये फरी होती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। काम क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन। तो हमने देखा था कैलेक्स करते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन के साथ में जो पोलिनेटर्स हैं, जो पोलिनेशन करवाते हैं, अलग अलग एजेंट्स, जब हम डिटेल में देखेंगे पोलिनेशन में, तो जो पोलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के पास जाना, तो उसमें ये मदद करते हैं। पोलिनेटर्स होते हैं जो, जैसे इंसेक्ट भी एक टाइप का पोलिनेटर है, तो उनको अट्रैक्ट करते हैं। चमकीले रंगों से ही प्रभावित होके जो भी इंसेक्ट होते हैं, बी वगैरह हैं, बटरफ्लाइज हैं, तो वो पेटल्स के पास आती हैं, और उनके साथ जो पोलन ग्रेन है वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो पोलन ग्रेन को वहां पे छोड़ देती हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन में मेनली मदद करते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, और उनको अट्रैक्ट करने का काम कोरोला का होता है। उसके बाद एंड्रोसियम, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये स्टेमन्स के बने होते हैं, स्टेमन सारे मिलके एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। टू पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट जो स्टाक, स्टाक मतलब डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, बायलोब्ड एंथर, बायलोब्ड मतलब जिसके अंदर दो अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, विद टू पोलन सेक्स ईच, प्रत्येक लोब के अंदर दो पोलन सेक का मतलब थैलियां होती हैं, पोलन ग्रेन जहाँ पे बनते हैं। और ये क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। और पोलन ग्रेन क्या करते हैं? इनके अंदर मेल गैमेट्स होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। जो गाइनोसियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये कार्पल का बना होता है। और ये कार्पल में हमने तीन भाग देखे थे डायग्राम में। स्टिग्मा क्या करता है? ये पोलन ग्रेन जब भी आते हैं फ्लावर पे तो उसको रिसीव करता है। रिसेप्टिव पार्ट का मतलब है, रिसेप्टिव सरफेस का मतलब है वो रिसीव करने के लिए ही बना होता है, उनको पकड़ने के लिए बना होता है। स्टाइल क्या है? स्टाइल एक इलोंगेटेड ट्यूब है, होती है, एक नलिका होती है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ती है,
ओवरी वाला भाग जो स्वोलन पार्ट हमने देखा था, और स्टिग्मा जो अपर पार्ट है जो अभी पढ़ा है हमने, उनको बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, एक जोड़ने का काम करती है। थर्ड पार्ट है ओवरी। ओवरी क्या होती है? एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ये एनलार्ज का मतलब बड़ी स्ट्रक्चर होती है इनमें तीनों में, और बेस में प्रेजेंट होती है, आधार में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर ही ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में ही एग पाया जाता है, और जो एग है वो फीमेल गैमेट्स कहलाता है। और इसी एग के साथ जो हमने पोलन ग्रेन में मेल गैमेट देखे थे, उनको फ्यूजन के बाद ही जो फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है, फ्यूजन होता है जब इनमें दोनों मिलते हैं ये, उसी के बाद जाइगोट बनता है, आगे जाके सीड बनता है उसका। और ये जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी की वाल के साथ, ओवरी की दीवार के साथ, परत के साथ वो किससे चिपके होते हैं? कसन लाइक, एक जो कसन का मतलब स्पंजी लाइक बोल सकते हैं हम, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा, उसके साथ ये जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा काम क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओव्यूल्स के अंदर, जो भी आगे डेवलपमेंट होती है, जो जाइगोट बनता है उससे जो भी सीड डेवलपमेंट होती है, तो उस चीज में प्लेसेंटा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट्स में, पोलिनेशन, और उसके हम प्रकार पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। पिस्टल मतलब कार्पल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं। पोलन ग्रेन जो कि एंथर में बनते हैं, सेड का मतलब जड़ना, जैसे एंथर से जड़ते हैं, तो वो स्टिग्मा पार्ट जो रिसेप्टिव पार्ट होता है कार्पल या पिस्टल का, उसके ऊपर जब ये आते हैं तो उसी प्रोसेस को पोलिनेशन बोला जाता है। पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है? मेनली दो टाइप का होता है। सेल्फ पोलिनेशन, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, प्रोसेस यहाँ तक सेम ही है, लेकिन आगे डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है, ऑफ सेम फ्लावर ऑफ इन सेम प्लांट्स। जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक ही फ्लावर के अंदर होने चाहिए, या फिर एक ही प्लांट के अंदर होने चाहिए। दो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं लेकिन प्लांट सेम रहना चाहिए, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण बोला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे वायोला, कॉमन पैंसी बोला जाता है इसको कॉमनली, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन है वो जाते तो वैसे ही है एंथर से स्टिग्मा के पास, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में चले जाते हैं। एक प्लांट का, एक फ्लावर के जो एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे जाते हैं, मतलब इसमें प्लांट्स चेंज हो जाते हैं, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है, पर परागण बोलते हैं हिंदी में। तो डायग्राम से समझते हैं पोलिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। जब एक ही फ्लावर के अंदर या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण। और जब एक प्लांट के फ्लावर से, ये एक सेपरेट कलर से दिखाया गया है कि ये एक अलग प्लांट से है, और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पहले वाले के जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। उसके बाद एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन करवाने वाले वाहक क्या क्या होते हैं? टू एबायोटिक, एबायोटिक मतलब निर्जीव, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग एजेंट्स कौन से हैं? विंड एंड वाटर, हवा और पानी। और एक बायोटिक जो जीवित एजेंट होते हैं, जैसे एनिमल्स के द्वारा भी, एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं जो, उनके द्वारा भी पोलिनेशन है वो करवाई जाती है। मेजरटी यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन, ज्यादातर जो पौधों में बायोटिक एजेंट्स होते हैं जो एनिमल्स या इंसेक्ट होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही पोलिनेशन करवाया जाता है। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन यूज एबायोटिक एजेंट्स, कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो कि हवा या फिर पानी के द्वारा ट्रांसफर है उनके अंदर पोलन ग्रेन का, वो किया जाता है। चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन, जो हवा के द्वारा और वाटर के द्वारा पोलिनेशन की जाती है, तो उनके अंदर चांसेस हैं बहुत कम होते हैं, मतलब बाई चांस ही पोलिनेशन हो जाती हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि हवा पोलन ग्रेन है वो सही जगह पे लैंड करे। हवा से के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो किसी भी जगह पे जाके गिर सकता है, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं स्टिग्मा पे गिरने के। इसी तरीके से वाटर भी कहीं पे भी पोलन ग्रेन को लेके जा सकता है। और वाटर पोलिनेशन किस में पाई जाती है? मेनली जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं, उनके अंदर फ्लावरिंग भी पानी के अंदर ही होती है। और ये जो विंड और वाटर होते हैं, इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पोलिनेशन ये सक्सेसफुली करवा देते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन एनॉर्मस अमाउंट। तो ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से कि पोलन ग्रेन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि
जो ओवम है या फिर ओव्यूल्स है उनकी मात्रा बहुत कम होती है। ये सैकड़ों में हजारों में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं पोलन ग्रेन, जबकि ओव्यूल्स हैं वो कम संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, वो ज्यादा संख्या में नहीं रहते। और इसका रीजन यही होता है, जो विंड और वाटर पोलिनेशन होती हैं इनमें बहुत सारे पोलन ग्रेन तो ऐसे ही खराब चले जाते हैं, वो यूज नहीं रहते। और इनमें 100 में से कोई एक पोलन ग्रेन है वो ही सक्सेसफुली किसी स्टिग्मा पे जाके गिरता है। इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए, इसी चीज की क्षतिपूर्ति करने के लिए पोलन ग्रेन्स है वो ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। तो जो एजेंट्स हैं पोलिनेशन के वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे पोलिनेशन हमने दो टाइप से देखी है, सेल पोलिनेशन, हालांकि सेल पोलिनेशन के भी आगे टाइप चले जाते हैं। यदि सेम फ्लावर में तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं, यदि एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हैं तो उसको गिटिनोगैमी बोलते हैं। और जो क्रॉस पोलिनेशन है इसको जीनोगैमी या फिर एलोगैमी भी बोला जाता है। तो क्रॉस पोलिनेशन में ही मैंने एजेंट्स की जरूरत पड़ती है मेनली। जैसे एबायोटिक एजेंट्स हैं जो एनिमोफिली, विंड के द्वारा पोलिनेशन को बोला जाता है, साइंटिफिक नाम है सभी के, एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। जबकि बायोटिक एजेंट्स में ज़्यादातर एनिमल्स ही आ जाते हैं, जिसके अंदर जैसे बीटल्स जो होती हैं ब्लैक कलर की या फिर येलो कलर्स की, तो उसके द्वारा जब पोलिनेशन करवाई जाती है तो उसको कैंथ्रोफिली बोला जाता है। मोथ्स जो होते हैं ये भी बटरफ्लाई जैसे ही होते हैं, तो इनके द्वारा जब पोलिनेशन होती है तो उसको पहले फेलेनोफिली बोला जाता है। बीज जो मधुमक्खियां होती हैं उनके द्वारा पोलिनेशन को मेलेटोफिली बोलते हैं। बटरफ्लाई जब पोलिनेशन करती है तो उसको साइकोफिली बोला जाता है। स्नेल्स घोंगे होते हैं उनके द्वारा पोलिनेशन को मेलकोफिली बोलते हैं। बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन है ऑर्निथोफिली। बैट्स के द्वारा जब पोलिनेशन होती है तो उसको चेरोटेरोफिली बोलते हैं। और जो चींटियों के द्वारा जब पोलिनेशन करवाई जाती है तो उसको मरमेकोफिली बोला जाता है। तो ये अलग अलग एजेंट्स हैं जो कि पोलिनेशन करवाते हैं। पोलिनेशन मतलब जो ट्रांसफर करवाते हैं पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ। नेक्स्ट है पोलन जर्मिनेशन। जैसे ही पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड होते हैं, तो उसके बाद जो इवेंट, जो अगली जो घटना होती है उसको पोलन जर्मिनेशन बोला जाता है। Pollen grains germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. पोलन ग्रेन एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं और इसके ऊपर कुछ छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिनको जर्म पोर बोला जाता है। और जर्म पोर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो बाहर निकलती है। जैसे हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो वहां से एक धागे जैसी स्ट्रक्चर, जड़ें सी निकलती हैं बाहर, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से पोलन ग्रेन से जब ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकलती है उसको पोलन जर्मिनेशन बोला जाता है। Contents of pollen grains move into pollen tube which grows through the tissues of stigma and style and reach the ovary. जो भी पोलन ग्रेन के अंदर अलग अलग कंटेंट होता है, जो भी सब्सटेंसेस उसके अंदर होते हैं, वो पोलन ट्यूब से होते हुए जो कि आगे स्टिग्मा के टिश्यू से ग्रो करती हुई आगे बढ़ती है। और स्टाइल और स्टिग्मा दोनों के अंदर जो कॉम्पैक्ट स्पेस होता है तो उसमें से आगे बढ़ती हुई जाती है और ओवरी तक पहुंचती है। तो जो भी कंटेंट, जो मेल गैमेट्स होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, उनको आगे बढ़ाया जाता है ओवरी तक। पोलन ट्यूब्स आफ्टर रीचिंग ओवरी एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। जो पोलन ट्यूब है रीचिंग जैसे ही ओवरी में पहुंचती है तो माइक्रोपाइल ये ओव्यूल का भाग होता है जहां से पोलन ट्यूब है वो ओवम के पास पहुंचती है और आगे जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स, उनको रिलीज करती है। तो हम यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड होएगा तो वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरी, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये ओव्यूल है। नीचे जो ब्लू कलर का पोर्शन दिखाया गया है कंप्लीट ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर ही इम्ब्रियो सैक होता है और इसी इम्ब्रियो सैक में ओवम प्रेजेंट होता है। और ओवम या फिर एग हम बोल सकते हैं, जो कि फीमेल गैमेट है। और ये दो मेल गैमेट्स हैं वो पोलन ट्यूब से ही आगे की तरफ बढ़ते हुए इम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं। तो पोलन ट्यूब का काम क्या रहता है, पोलन ग्रेन से जो भी कंटेंट है वो इम्ब्रियो सैक तक पहुंचाना जिसके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो मेन प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दो फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे दो मेल गैमेट होते हैं प्रत्येक पोलन ग्रेन में और वो दोनों मेल गैमेट ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। दो टाइप के यहाँ पे मिलन होते हैं, फ्यूजन होता है,
जिसमें सिनगैमी मतलब जो मेन फर्टिलाइजेशन है, जिसमें एक जो गैमेट है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर होता है जो, वो ओवम के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है जो कि आगे एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये दोनों फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो होती कैसे है ये? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जैसे ही पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स के पास पहुंचती है, सिनर्जिड्स भी और एम्ब्रियो सैक के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वहां पे पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट्स जो इसके अंदर होते हैं उनको छोड़ देती है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स की जो साइटोप्लाज्म है, सेल होती हैं ये, तो उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसमें छोड़ दिया जाता है। वन ऑफ मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल न्यूक्लियस फॉर्मिंग जाइगोट, जैसे बताया है कि एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है। और ये ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? जो अदर मेल गैमेट है वो पोलर बॉडीज होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं सेंट्रल सेल के अंदर, इम्ब्रियो सैक के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई, तो उनके साथ फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाता है ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। ट्रिप्लोइड मतलब यहाँ पे 3 साइट होते हैं क्रोमोसोम के, और उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये पूछ लिया जाता है PEN क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बनता कैसे है? ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा, जिसमें एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स PEC, और जो बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का एक हिस्सा बन जाता है और एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है? जब भी ये जाइगोट आगे डेवलप कर रहा होता है तो उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जाइगोट से आगे जाके इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन को हम एक मूविंग डायग्राम से समझते हैं। जैसे जो एक हेयर लाइक बिल्कुल पतली जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या है? पोलन ट्यूब है। और पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स हैं इस तरीके से बाहर निकलते हैं। जो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इम्ब्रियो सैक के अंदर, उनके साथ फ्यूज करके ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल के अंदर जो इम्ब्रियो सैक होता है वो है। यहाँ पे ये एग सेल है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। और दो सिनर्जिड होती हैं। एक सिनर्जिड जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, जो स्टार्टिंग में डिजेनरेट कर दी गई साइटोप्लाज्म में, जैसे ही ये एक पोलन, जैसे ही एक सिनर्जिड है, ये भी सिनर्जिड, इनके बीच में रहता है एग न्यूक्लियस, और इस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है प्राइमरी मेल गैमेट का, या फिर एक मेल फर्स्ट मेल गैमेट का। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनाता है ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। जाइगोट एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि एक हैप्लोइड यहाँ पे, एक हैप्लोइड यहाँ पे, और एक ये मेल गैमेट आया है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये लेके आया है, तो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है जो एंडोस्पर्म बनता है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही करैक्टरिस्टिक्स होती है, बाकी दूसरे प्लांट्स में ये चीज नहीं पाई जाती। उसके बाद आगे जो इवेंट्स हैं उसमें आ जाते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सीड फॉर्मेशन। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल जो हमने स्ट्रक्चर देखी है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा के साथ जुड़े होते हैं, तो उसके अंदर जाइगोट बनता है मेल गैमेट और ओवम के साथ फ्यूज हो गए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन्स, जो ये अलग अलग पार्ट थे जो हमने फ्लावर में देखे थे, ये सारे क्या हो जाते हैं? विदर, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। बस पिस्टिल है वो रह जाता है, जो कि फीमेल पार्ट होता है, वो ऐसा कैसा प्रेजेंट रहता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू इम्ब्रियो, जाइगोट से आगे इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो एक आगे फर्दर स्टेजेस होते हैं जाइगोट में, डिवीजन हो के जो आगे स्ट्रक्चर बनती हैं, और ओव्यूल से आगे सीड बन जाता है, वही सीड जो हम जर्मिनेट के लिए यूज करते हैं। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, और जो फल हम खाते हैं वो ओवरी से बनते हैं। विच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, और पेरिकार्प क्या होती है? एक फ्रूट की बाहरी परत को बोला जाता है पेरिकार्प। और इसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मिजोकार्प और एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर ही सीड प्रेजेंट होता है। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और जो ये पेरिकार्प है इसका काम क्या होता है? एक बाहरी परत होती है जो कि फ्रूट के अंदर के कंटेंट को बचा के रखती है। आफ्टर डिस्पर्जल, जैसे ही सीड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, फैल जाता है हवा के अंदर अलग अलग जगह पे, तो वो जर्मिनेट करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल मतलब अनुकूल परिस्थितियां, जब सीड के जर्मिनेशन के लिए वो परिस्थितियां उसको प्रोवाइड की जाती है तो एक नया पौधा है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कंप्लीट प्रोसेस है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, वो एक नए पौधे बनने तक कैसे कंप्लीट होती है। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलिनेशन होती है, उसके बाद पोलन ट्यूब बनती है, फिर अलग अलग जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है, और इम्ब्रियो से फिर
आगे सीड के अंदर जो कन्वर्जन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, सोक ए फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, बंगाली चना जो होता है ग्राम, उसको लेना है, कुछ सीड लेने हैं उसके, और कीप दैम ओवरनाइट, उनको हमने सोक मतलब भिगो के रखना है पानी के अंदर, और उसको रात के लिए ऐसे छोड़ देना है। ड्रेन द एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है जितना सोखना है ग्राम्स को वो सोख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हमने बाहर निकाल देना है। और कवर द सीड्स विद ए वेट क्लॉथ, अब हमने क्या करना है, सीड्स को, गिल्ले बीज हैं वो, उनको गिल्ले कपड़े से ढक देना है। एंड लीव दैम फॉर ए डे, उनको एक दिन के लिए छोड़ देना है। मेक श्योर दैट सीड डू नॉट बिकम ड्राई, और पूरे दिन ये ध्यान रखना है कि जो कपड़ा है हमने जो डाला है वो सूख ना जाए, जिससे कि सीड हमारे इनडायरेक्टली बोलें तो सीड सूखने नहीं चाहिए, पूरे दिन गिले रहने चाहिए। कट ओपन द सीड्स केयरफुली, अब हमने क्या करना है, सीड्स को सावधानी पूर्वक काटना है। एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स, और अलग अलग भागों को हमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है, देखना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स, हमने फिर ऑब्जर्वेशंस हैं वो ध्यान देना है, डायग्राम के साथ मैच करना है, जो डायग्राम हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और अलग अलग भाग को पहचानना है। तो जैसे ये हमारा सीड है, और सीड को जब हम भिगो के रख देते हैं तो इसमें ऐसी डंडी जैसी स्ट्रक्चर निकल आती हैं, जो कि रेडिकल पार्ट होता है, जो आगे जाके रूट बनाती है। टेस्टा क्या होता है, जो कवर होता है, छिलका होता है सीड का, उसको टेस्टा बोलते हैं, इसका भी प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। और उसके बाद जब इसको बीच में से काट के देखते हैं तो दो बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जिनको कोटलीडन बोला जाता है, और ये टेस्टा वही है, कवरिंग रेडिकल नीचे वाला भाग है जो कि आगे जाके रूट बनाता है, और जो प्लीम्यूल है ये आगे जाके जो स्टेम है, ब्रांचेज है, जो अर्थ से ऊपर वाला जो भाग होता है उसको सूट बोला जाता है। सूट को बनाने का काम प्लीम्यूल्स का है, जबकि रेडिकल्स है वो रूट बनाती हैं। तो ये सीड कट ओपन, तो कटे हुए सीड को ओपन करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्ट्रक्चर्स को जब हम बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो एक डाइकोटलीडन सीड को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें दो कोटलीडन है। ऐसे ही सीड सिंगल कोटलीडन के भी होते हैं, जिसको मोनोकोट सीड बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म के दो भाग होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट, जिनके बारे में ज्यादा डिटेल हायर क्लासेज में रहती है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैमल्स में आते हैं खासकर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो जीव यंग वंस को जन्म देते हैं तो उनको विविपेरस एनिमल्स बोला जाता है, जबकि ओविपेरस क्या होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जो अंडे देते हैं, तो उनको ओविपेरस बोलते हैं। तो ह्यूमन विविपेरस एनिमल्स में आता है। और जो प्रोसेसेस होती हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेन, वो है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को स्पर्म बोला जाता है, फीमेल गैमेट्स को ओवम बोलते हैं। तो ये बनते हैं अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके अंदर। उसके बाद जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर। जेनिटल ट्रैक मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर भेजा जाता है, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, जो मेल होता है उसमें ओल्ड एज तक भी स्पर्म फॉर्मेशन है वो बनती रहती है, स्पर्म फॉर्मेशन होती रहती है। लेकिन जो फीमेल है उनके अंदर जो ओवम का बनना है, जो फीमेल गैमेट का बनना है, वो एक एज के बाद, और वो एज होती है 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र तक ही ओवम बनते हैं। उसके बाद ये ओवम बनने बंद हो जाते हैं, कि जिसका मतलब स्टॉप हम बोल सकते हैं, रुक जाती है जो ओवम फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन एनल रीजन होता है, जहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है, और जहाँ से हमारे जो हाइंड लेग्स हम बोल सकते हैं, या हाइंड जो लेग्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो वो पेल्विक रीजन होता है। लोअर एब्डोमेन भी बोला जाता है इसको, पेट के नीचे वाले भाग को बोला जाता है पेल्विक रीजन, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सारे मिलके ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मतलब जो पेट होता है उसकी जो कैविटी है उससे बाहर प्रेजेंट होते हैं एक पाउच, एक थैली के अंदर, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेस्टिस है उनको बॉडी से बाहर क्यों रखा जाता है,
उसका रीजन ये है कि उनके अंदर जो भी स्पर्म फॉर्मेशन होनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम बोल सकते हैं, स्पर्म जो बनने हैं, उसके लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखना जरूरी होता है। वो कम टेम्परेचर पे ही मैच्योर होते हैं। इतने कम टेम्परेचर पे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है ये बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बनते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो लगभग 34-35 के आसपास ही बनते हैं। तो इसलिए बॉडी से बाहर रखा जाता है टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर। उनकी जो शेप है वो ओवल होती है, अंडाकार स्ट्रक्चर होती है, और इनकी लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कंटेन्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें मेनली 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। मेल जर्म सेल्स जो कि आगे स्पर्म्स बनाती हैं, उनको जर्म सेल्स बोला जाता है। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, जो जर्म सेल्स हैं जिसने स्पर्म्स बनाने हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनको पोषण देती है। लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन जिसको बोला जाता है, खासकर टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर जो जितने भी करैक्टर होते हैं, मेल के करैक्टर, उनको बनाए रखने का काम एक हार्मोन करता है, और ये हार्मोन लेडिंग सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो मेनली ये 3 टाइप्स की सेल है टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, तो ये वो नलिकाएं होती हैं जो कि स्पर्म्स को स्टोर करती हैं और जो उनको मैच्योर करती हैं और जो टाइम पे बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो वो सारी डक्ट नलिकाओं को एसेसरी डक्ट बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले वास डिफरेंस आती है जो कि टेस्टिस से निकलती हैं और एब्डोमिन की तरफ बढ़ती हैं। एसेंड्स का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना। एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, जिनको मूत्राशय बोलते हैं, खासकर जो जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, तो उसमें जो यूरिटर होती हैं, यूरिटर से के ऊपर से घूम के ये आके वापस कनेक्ट होती हैं। जब हम डायग्राम में है उसमें देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये एक नलिका को कहाँ से रिसीव करती है, कहाँ से जोड़ती है? सेमिनल वेसिकल एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है जो अलग अलग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, और ये दोनों डक्ट हैं, नलिकाएं हैं, वो एक साथ जुड़ के यूरिथ्रा में आके ओपन होती हैं। और यूरिथ्रा क्या करता है? इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब है, इजैकुलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज प्रेशर से रिलीज करना। तो इजैकुलेशन उसी को बोला जाता है, जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं, उस प्रोसेस को भी इजैकुलेशन बोलते हैं। तो यूरिथ्रा के द्वारा स्पर्म्स को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। यूरिथ्रा क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन इकट्ठा होता है जिस थैली के अंदर, उससे ये शुरू होता है यूरिथ्रा, और एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग यूरिथ्रल मीटस। और जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है उसको पेनिस बोलते हैं, और पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको यूरिथ्रल मीटस बोला जाता है। फंक्शन क्या होता है इंडक्ट्स का? जितनी भी नलिकाएं हमने पढ़ी हैं, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। ये जो टेस्टिस से स्पर्म्स बनते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए संग्रहित रखते हैं, और उसके बाद उनको जब भी बॉडी से बाहर निकालना होता है तो ये उनको रिलीज करती हैं डक्ट्स। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड एसेसरी ग्लैंड्स, जो बाहरी स्ट्रक्चर होती हैं उसमें क्या क्या आता है, और जो ग्रंथियां हैं वो क्या काम करती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं वो हम देखते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसमें पेनिस आ जाता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना होता है और जो कि इरेक्शन में मदद करते हैं, और ये इरेक्शन और पेनिस ही इनसेमिनेशन जो प्रोसेस हमने देखी थी, जो स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसमें ये मदद करती हैं। ग्लांस पेनिस क्या होता है? एनलार्ज्ड एंड होता है जो पेनिस का, जो कि एक लूज स्किन के द्वारा ढका हुआ होता है, तो उस स्किन को फोरस्किन बोलते हैं। और ग्लांस पेनिस क्या होता है? जो एनलार्ज्ड एंड होता है उस भाग को ग्लांस पेनिस बोला जाता है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक सेमिनल वेसिकल होती है जोड़े में, एक प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एक जोड़े में पाई जाती हैं। और ये सेमिनल प्लाज्मा, ये सारी जो ग्लैंड्स हैं मिलके, खासकर जो सेमिनल वेसिकल्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो भी अलग अलग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं वो स्पर्म्स को आगे न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। जैसे सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स रिच इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक प्रकार की शुगर होती है, और कैल्शियम और एंजाइम्स भी साथ में इनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, उनको एक्टिव रखने में मदद करते हैं। जबकि जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जो पेनिस इंटरकोर्स के टाइम पे उसकी लुब्रिकेशन में उसको फ्रिक्शन लेस करने में मदद करती हैं।
तो डायग्राम से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको समझते हैं। जैसे टेस्टिस हैं और ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर इनक्लोज होते हैं, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से जो सबसे फर्स्ट जो डक्ट है वो शुरू होती है एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस ही आगे जाके वास डिफरेंस उसके अंदर ओपन होती है, और ये लूप बना के, जैसे हमने पढ़ा था, एक लूप बनता है यूरिटर के सराउंडिंग से होके, ये सेमिनल वेसिकल के साथ आके जो भी अलग अलग डक्ट हैं उनको ये रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से। उसके बाद ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा से के अंदर आके ये जो वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है वो यूरिथ्रा में आके ओपन हो जाती है। साथ में यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। हमने जो अलग अलग ग्लैंड पढ़ी हैं, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये जो अलग अलग सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसी तरीके से यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं जो कि लुब्रिकेशन में मदद करती हैं। और आगे जो यूरिथ्रा होता है, जो एक डक्ट हम बोल सकते हैं कि नलिका होती है, और यूरिथ्रा के ऊपर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को पेनिस बोला जाता है। पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और जबकि एक स्किन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फोर स्किन उसको बोला जाता है। और यहाँ पे ये यूरिटर है, ये हमने यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हमने काफी डिटेल से वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरिन है और जो स्पर्म्स हैं उनको एक ही ट्रैक से रिलीज किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, जिसमें यूरिथ्रा एक इजैकुलेटरी डक्ट का काम करता है। उसके बाद जो स्पर्म हमने पढ़ा है तो उसकी हम स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, जो कि मेल गैमेट्स में आता है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप होल बॉडी ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स के सराउंड में एक कवरिंग होती है, जैसे हम सेल में पढ़ते हैं सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी स्पर्म बॉडी को एनवलप करती है, ढकती है। स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म का जो एक हेड रीजन होता है उसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड मतलब वहां पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और उसमें 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। और जब जोड़ों को अलग अलग कर दिया जाता है तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म के पास होते हैं, 23 क्रोमोसोम ही ओवम के पास होते हैं, और जब ये मिलते हैं तो वापस 46 क्रोमोसोम वो बना लेते हैं। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23 क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोला जाता है। तो इस स्पर्म हेड में पाए जाते हैं, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम डायग्राम में देखेंगे वहां पे समझ में आएगी। एंटीरियर मतलब सबसे आगे वाले भाग में प्रेजेंट होता है, और उसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को एक्रोसोम बोला जाता है। एक्रोसोम इज फील्ड विद इंजाइम्स, इसके अंदर काफी सारे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब ओवम के अंदर स्पर्म को पेनिट्रेट करना होता है तो उस टाइम पे ओवम की जो बाहरी परत होती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको तोड़ने में ये इंजाइम मदद करते हैं। मिडल पीस होता है एक, जिसके अंदर काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पावर हाउस होते हैं स्पर्म का, जो कि इसको मोटिलिटी में मदद करते हैं, आगे गतिशीलता प्रदान करते हैं। टेल क्या होता है, ये स्पर्म को मोटिलिटी में एसेंशियल रोल, जब भी ये टेल मूव करती है तो आगे के आगे स्पर्म्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। आगे हम डिटेल में स्पर्म कैसे आगे मूव करते हैं वो भी हम मूविंग डायग्राम से भी समझेंगे। तो जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये हेड रीजन है, हेड में ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस हमने पढ़ा है, इसके आगे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्रोसोम है, जिसके अंदर काफी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। मिडिल पीस है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रियोन बोला जाता है। स्पाइरल शेप में रेंज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस का काम करती हैं। और पूरी मेम्ब्रेन, पूरा जो एक स्पर्म स्ट्रक्चर है वो एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से पूरी स्ट्रक्चर पे रहती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो लास्ट वाला जो भाग होता है वो टेल है, जो कि ये जब मूव करती है, जैसे स्नेक मूव करता है इस तरीके से ये टेल वाला जब रीजन मूव करता है तो ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia located in pelvic region। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमिन रीजन हम बोल सकते हैं। और वहां पे जैसे हमने टेस्टिस पढ़ा था तो यहाँ पे पेयर में ओवरीज होती हैं, वहां पे वास्ट डिफरेंस था तो यहाँ पे ओविडक्ट प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है यूट्रस, और सर्विक्स रीजन है, वेजाइना है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमने वहां भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और साथ में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि
इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़ी हुई होती हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ मिलके ही काम करती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो। और इन्हीं मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से ह्यूमंस मैमल्स में आता है। मैमल्स की खास बात ही यही है कि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो जोड़े में पाई जाती है और जिसका काम मिल्क सिक्रीशन का होता है। फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का रिलीज होना। ओवम का फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। पहले ओवम फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन करने का काम ओवरीज करती है, ओवरीज से ओवम बाहर निकलता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब भी जिसको बोला जाता है। फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में पहुंचता है तो वहां से प्रेगनेंसी शुरू होती है। उसके बाद बर्थ के टाइम पे जो सर्विक्स और जो वेजाइना है इनको बर्थ कैनाल बोला जाता है, क्योंकि जो बर्थ होता है वो इन्हीं कैविटी के थ्रू, इन्हीं डक्ट के थ्रू होता है। और चाइल्ड केयर में आगे बच्चे के पालन पोषण में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मदद करती हैं, जो मिल्क सिक्रेशन होती है उनके द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण होता है। ओवरीज पढ़ते हैं सबसे पहले, तो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन आती हैं। जैसे मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं वो प्राइमरी फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो मेन काम करे। मेन काम क्या होता है? फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। जो ओम है, ओम को प्रोड्यूस किया जाता है ओवरीज के द्वारा, इसलिए इनको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, और कुछ हार्मोन भी यहाँ से रिलीज किए जाते हैं जो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवरियन हार्मोन बोलते हैं उनको। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन। एब्डोमिन के नीचे वाले भाग में दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये बाहर प्रेजेंट नहीं होती। जैसे टेस्टिस हमने देखा था बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर ये इनकी आकृति होती है, जो भी स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वाल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। और किसके साथ जुड़ी होती है ये? पेल्विक वाल का मतलब है जो पेल्विक रीजन के अंदर वाली जो परत होती है उसके साथ, और यूट्रस जो गर्भाशय है उसके साथ। लिगामेंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो किसी भी ऑर्गन को अपनी जगह पे लोकेट रखने में मदद करती है, एक जगह पे स्थिर रखने में मदद करती है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सारी फीमेल मैमल्स में ये पाई जाती हैं। वैसे मेल में पाई जाती हैं, लेकिन फंक्शनल और जो इनकी मेन स्ट्रक्चर है वो फीमेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। पेयर्ड में मिलती हैं जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके अंदर कुछ ग्रंथीय उत्तक होते हैं। ग्रंथियां क्या करती हैं? कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं। और जो इनके अंदर फैट होती है, वसा होती है, तो उसकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। फीमेल एसेसरी डक्ट, जैसे हमने मेल एसेसरी डक्ट पढ़ी थी, जो कि सहायक नलिकाएं होती हैं, उसमें क्या किया जाता है? ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना, ये सारे एसेसरी डक्ट का काम करती हैं। तो सबसे पहले फैलोपियन डक्ट को देखते हैं क्या है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, ओवरी के बाहरी भाग से शुरू होकर यूट्रस तक मिलती हैं। डायग्राम में समझेंगे इसको डिटेल में। इसके 4 भाग होते हैं। इनफंडिबुलम, ये वो भाग होता है जो फनल शेप्ड, कीप के आकार का होता है और जो ओवरी के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद फिमरिया, फिमरिया क्या होती हैं? यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब आउटग्रोथ हम बोल सकते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इनफंडिबुलम के साथ अटैच होती हैं और जो क्या करती हैं? ओवम को कलेक्ट करती हैं। जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, और ओवम जैसे ही ओवरी से बाहर निकलेगा तो उसको फिमरिया रिसीव कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। एम्पुला क्या होता है? वाइडर रीजन होता है ओविडक्ट का जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इस्तमस क्या है? ये वो भाग है ओवरी का जहाँ पे ओवरी यूट्रस के साथ आके जुड़ती है। तो एक भाग इसका ओवरी के साथ जुड़ा होता है, एक भाग यूट्रस के साथ जुड़ा होता है, तो उन्हीं भागों के नाम है इनफंडिबुलम एंड इस्तमस। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस सिंगल होता है और इसको वोम भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, गर्भाशय। शेप कैसी होती है यूट्रस की? इन्वर्टेड पियर, उल्टे नाशपति जैसे होती है, और इसको भी अपनी जगह पे अटैच रखने का काम लिगामेंट्स करते हैं, पेल्विक वाल के साथ इसको जोड़ के रखते हैं। ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, वेजाइना एक हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसके साथ ये किससे जुड़ा होता है? एक सर्विक्स नैरोवर पार्ट से जुड़ा होता है, और जिसकी कैविटी को सर्विकल कैनाल बोला जाता है। कैनाल मतलब नली का। बर्थ कैनाल क्या होते हैं? पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। विच सर्विकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना, वेजाइना और जो सर्विकल कैनाल है ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए यंग बेबी है उसका बर्थ होता है। वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की मेनली 3 परत पाई जाती है। पेरीमीट्रियम जो सबसे बाहरी परत होती है,
थिन मेम्ब्रेन्स मतलब पतली परत होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। मायोमेट्रियम में ये थिक लेयर होती है, मोटी परत होती है। स्मूथ मसल्स, यहाँ पे पेशियां उत्तक पाए जाते हैं। एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन, जो लेबर पेन होता है वो इन्हीं मसल्स में होता है। एंडोमेट्रियम, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ग्लैंडुलर मतलब ये सिक्रीट करती है कोई ना कोई सब्सटेंस, और यूट्रिन कैविटी के बिल्कुल अंदर वाली साइड प्रेजेंट होती है। और यही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके टाइम पे इसी परत का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन होता रहता है, टूटती रहती है, बनती रहती है। हर एक 28 डेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसमें हर एक साइकिल में एक बारी बनती है और एक बारी टूटती है। तो जो हम डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये ओवरीज हैं और ये लिगामेंट्स हैं जिसके द्वारा यूट्रस के साथ जुड़ी होती हैं। और ओवरीज से आगे वाला भाग जो ओविडक्ट का शुरू हो जाता है उसको फिमरिया बोलते हैं। और इसके बाद ये वाइडर पार्ट होता है जो एम्पुला बोला जाता है। और इसी भाग में फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है मतलब यहीं पे स्पर्म पहुंचता है। और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है, जो हम फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद यूट्रस वाले भाग से जो कनेक्ट होती है उसको इस्थमस बोला जाता है। और इनफेंडिबलम कौन सा भाग था, ओविडक्ट का जो ओवरी से जुड़ा होता है। उसके बाद जो यूट्रस है इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसके अपर पार्ट को फंडस बोला जाता है। और जो बाहर वाली लेयर है वो पेरीमेट्रियम होती है। उसके बाद बीच वाली लेयर को, मोटी जो लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और लास्ट जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है ग्लैंडुलर लेयर उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इसी को यूट्राइन ट्यूब भी बोल दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, ओविडक्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद सर्विक्स पार्ट होता है जो यूट्रस की हम शेप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड पियर शेप है, उल्टे नासपति जैसी शेप है। और इसके नीचे वाले भाग को सर्विक्स बोला जाता है। और सर्विक्स के बाद वेजाइना है जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाती है जो कि पेनिस को रिसीव करती है कोपुलेशन के टाइम पे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और आगे की डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होती है वो हम समझते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट है, जो स्पर्म है और ओम है या एग है वो दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनता है। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद जाइगोट से एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर एक खाली जगह पाई जाती है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आगे बढ़ती हुई यूट्रस में पहुंचती है और यूट्रस में जाके चिपकती है, अटैच होती है, उसी को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। गैस्टेशन क्या है? जो भी आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है यूट्रस में चिपकने के बाद, जो भी यंग बेबी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और वो 9th मंथ तक चलती है तो उसको गैस्टेशन बोला जाता है, प्रेगनेंसी बोला जाता है। प्रेगनेंसी के बाद लास्ट में जो डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है बेबी की, उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है, उसी को पार्ट्यूरेशन बोला जाता है साइंटिफिकली। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो स्पर्म है उसकी जो मूवमेंट है वो इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चलता है स्पर्म। और पहले ऐसा माना जाता था कि स्पर्म की जो मूवमेंट है वो स्नेक सर्पेटाइन मूवमेंट मानी जाती है, जैसे जो स्नेक है वो मूव करते हैं, तो ये भी स्पर्म की एक टाइप की मूवमेंट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती हैं। और जैसे स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है तो ये ओवम की वाल को डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। इसके जो एक्रोसोमल रीजन है उसमें से जो भी अलग अलग एंजाइम वो रिलीज होते हैं, और जैसे जैसे वाल ब्रेक होती रहती है तो स्पर्म अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। और जैसे ही अंदर चला जाएगा जो स्पर्म है, उसके बाद जो इसका कंटेंट है स्पर्म का उसको रिलीज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दो हैप्लॉइड गैमेट है, एक ओवम का एक स्पर्म का, वो मिलते हैं, मिलने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसको जाइगोट बोला जाता है। तो हम ये 4 मूविंग डायग्राम से समझ सकते हैं कि स्पर्म कैसे मूव करता है और वो इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसके बाद एग के साथ कैसे फ्यूज होता है, और एग के अंदर क्या कंडीशन होती है जब दोनों हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम है वो वापस बन जाते हैं, और इसी जाइगोट की आगे डेवलपमेंट होती रहती है। तो यहाँ पे भी हम एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो स्पर्म है जैसे ही वो एग के साथ फ्यूज होते हैं और यहाँ पे जाइगोट बनता है तो जाइगोट में डिवीजन होने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 2 सेल बनेगी, फिर 4 बनेगी, उसके बाद संख्या बढ़ती रहती है। और जो यहाँ पे एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक
स्ट्रक्चर बनती है, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आके यूट्रस में चिपक जाती है और इसी के बाद आगे की जो ग्रोथ है बेबी की, वो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। और हम देख सकते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल में जो बेबी है वो अपनी पूरी शेप ले लेता है और लास्ट में जब कंप्लीट शेप हो जाती है तो वो डिलीवरी के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब रिलीज्ड ओवम, जब ओव्यूलेशन होता है, जैसे ओवम रिलीज होता है, तो वो जब फर्टिलाइज नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन की हमने प्रोसेस कंप्लीट डिस्कस कर ली है। तो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होती है तो उस केस में ही मेंस्ट्रुएशन होता है। होता क्या है मेंस्ट्रुएशन? साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ शुरू होता है और जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है? रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो इसके अंदर टूटना शुरू हो जाती है और कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ लिक्विड है वो इस लेयर से वो रिलीज होता है और वो वेजाइना के थ्रू सिक्रीट होता रहता है और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन यदि नहीं होता है तो ये किस चीज का इंडिकेशन है, किस चीज का संकेत है? ये प्रेगनेंसी का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होता है। और इसका दूसरा कारण भी हो सकता है स्ट्रेस वगैरह, तनाव वगैरह की कंडीशन में भी मेंस्ट्रुएशन रुक जाते हैं। और पुअर हेल्थ, यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो उस केस में भी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाते हैं, उनकी टाइमिंग सही नहीं रहती है। मिनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द प्यूबर्टी। सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन है वो 11 से 12 साल की जो उम्र होती है, जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं, 11 टू 12 ईयर्स में, तब शुरू होता है। और लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लगभग 50 साल की उम्र तक चलता है और इसी स्टेज में अलग अलग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलते रहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 से 29 दिन के एक चक्कर में रिपीट होता रहता है। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? ये कुछ घटनाओं का वो क्रम होता है जो एक के बाद एक होते रहते हैं, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो मिडल होता है जो 28 दिन का जो 14वें दिन होता है, तो उस टाइम पे ओवम रिलीज होता है ओवरी से, जिसको ओव्यूलेशन बोला जाता है। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि नहीं होता है तो इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मीनोफेज। और जो ये प्रोसेस है ये मिनार्क से स्टार्ट होकर मीनोफेज स्टेज तक चलती रहती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो रुक जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन है, कोई भी ब्लीडिंग फेज है वो नहीं होता है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायग्राम से समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हमने पढ़ा है कि ये फर्स्ट डे से शुरू होकर 28 दिन तक चलता है। 14वें दिन है जो ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरी से ओवम है वो रिलीज होता है। ओवम से रिलीज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है कॉर्पस ल्यूटियम। ये 2 प्रकार के हार्मोन छोड़ती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रियोडोल, जो कि आगे प्रेगनेंसी यदि होती है उस केस में ये मदद करती हैं। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यूट्रस की वाल है शुरुआत में ठीक होती है, उसके बाद ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम मेंस्ट्रुएशन से ही करते हैं, उसके बाद ये ब्लीडिंग फेज में बिल्कुल डैमेज हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि जो ओवम बनता है, ओवम के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी उसको रिसीव करने के लिए ओवरी वाल को तैयार होना पड़ता है, यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ता है। और जैसे ही कंप्लीटली प्रिपेयर होती है तभी ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को इम्प्लांट कर पाती है और आगे की डेवलपमेंट है वो शुरू हो पाती है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उस केस में ये जो प्रिपेयर हुई वाल है ये उसको डैमेज होना पड़ता है और उसके बाद इसको वेजाइना के थ्रू रिमूव किया जाता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। और इसके अलग अलग फेज होते हैं जो हायर क्लासेज में पढ़ने को मिलेंगे, जैसे फॉलिकुलर फेज है, ओव्यूलेशन है और ल्यूटल फेज होता है। ल्यूटल फेज मतलब जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो इस तरीके से जैसे 28 डेज होते हैं तो उसके बाद ये फिर ब्रेक हो जाती हैं और वापस डे फर्स्ट से मेंस्ट्रुएशन फिर शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो हम अलग अलग ये लेवल देख रहे हैं जो ग्राफ में, ये हार्मोन होते हैं। LH हार्मोन होता है, एक FSH हार्मोन होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH हार्मोन, ये दोनों का लेवल है ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक पे होता है, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल
जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है 14वें दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये हार्मोन्स के अलग अलग लेवल हैं वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अलग अलग रोल है वो प्ले करते हैं। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी, जो भी यंग बेबी डेवलप होता है तो उसमें सेक्स का कैसे पता लगता है कि ये मेल है फीमेल है। क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX, दैट इज इन मेल XY। क्रोमोसोम जो होते हैं, जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से 22 पेयर्स, जो 22 जोड़े क्रोमोसोम है, उनको ऑटोसोम बोला जाता है क्योंकि वो दोनों में सेम होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम का जोड़ा होता है उसमें फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। ऑल हैप्लॉइड गैमेट्स, जो ओवा है या फिर जो स्पर्म है, उनके पास सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल से जितने भी गैमेट्स बनते हैं उनके पास सबके पास X क्रोमोसोम होता है एक्स्ट्रा, जबकि मेल से जितने भी गैमेट्स बनते हैं, खासकर जो स्पर्म बनते हैं, उनके पास आधे X क्रोमोसोम हो सकते हैं या फिर Y क्रोमोसोम दोनों हो सकते हैं, और उनके पास दोनों चांसेस हैं। 50% स्पर्म्स हैं तो उनके पास X क्रोमोसोम मिलेंगे और 50% के पास Y क्रोमोसोम होते हैं। मतलब यदि टोटल 100 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो वैसे तो संख्या तो वैसे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उनमें से 50 क्रोमोसोम्स के पास X क्रोमोसोम मिलेगा और 50 के पास Y। प्रोबेबिलिटी मतलब आधी रहती है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यदि जाइगोट के पास XX क्रोमोसोम है तो वो आगे जो गर्ल बेबी है उसके अंदर डेवलप होएगा, और यदि XY क्रोमोसोम है तो वो बॉय बेबी बोल सकते हैं हम, उसके अंदर डेवलप होता है या बॉय के अंदर डेवलप होएगा। डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज्ड ओवम। तो ये जो कंप्लीट सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम पे। तो जाइगोट यदि XX है तो उससे फीमेल बेबी, और XY है तो मेल है वो डेवलप होता है। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, खासकर जिनके द्वारा जो फीमेल है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि यदि बेबी गर्ल प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके लिए, लेकिन हम साइंस के हिसाब से समझे तो उसमें मेल पार्टनर का ही ज़्यादा रोल होता है कि जो बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है उसके डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो क्रोमोसोम है, जो गैमेट्स होते हैं, उनके पास जो फीमेल से गैमेट होते हैं, जैसे गैमेट्स बनते हैं तो ओवम बनते हैं तो उसमें XX क्रोमोसोम होता है, ये नॉर्मल सेल है, जर्म सेल। इसी प्रकार से मेल की जो जर्म सेल होती है तो वहाँ पे XY क्रोमोसोम होते हैं, और जब स्पर्म बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं X एंड Y। और स्पर्म सेल जब ओवम सेल के साथ फ्यूज होती है, यदि Y के साथ फ्यूज होती है तो XY मेल बनता है, और XX के साथ फ्यूज होती है तो ये फीमेल बेबी है वो बनती है। साइन ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए सोसाइटी। अब हम कुछ जो जर्नल टॉपिक है, सोशल टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से डिस्कस किया जाता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, यदि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी सोसाइटी के जो पर्सन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल वे में फंक्शन करते हैं तो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी कहा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए क्या क्या संकेत होते हैं, कैसे हम बोलेंगे कि भाई ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है या नहीं है। तो उस सोसाइटी में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, सेक्स रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग नॉलेज है वो सबको पता होनी चाहिए। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरीज हैं, जो पार्टिट्यूशन है, बच्चे का जो जन्म है वो डॉक्टरी देख रेख में होना चाहिए। बेटर पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद जो केयरिंग होती है उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं, प्री नेटल जन्म से पहले की होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए, मदर की भी और जो बच्चा है उसकी भी, जिससे कि जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब जो माता मृत्यु दर है, क्योंकि डिलीवरी जो एक बहुत ही सेंसिटिव केस होता है, इस केस में दोनों की जो भी डेथ होने के चांसेस, बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केसेस में मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाईयर होती हैं। पहले टाइम पे जब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे डेथ होने के, मदर और जो बेबी है उन दोनों के। और यदि पोस्ट नेटल केयर को अच्छे ढंग से किया जाता है, जन्म के बाद अच्छे ढंग से जो देखभाल है वो की जाती है, तो इन दोनों मृत्यु दरों में कमी की जा सकती है।
इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार वाले कपल्स जोड़ों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक टॉपिक रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि उसकी अच्छे ढंग से डिटेक्ट किया जाए, उसको पता लगाया जाए, जितनी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअली फैलती हैं और उनका इलाज करवाया जाए, तो वो भी एक अच्छी सोसाइटी के संकेत होते हैं। ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जो अलग अलग स्टेजेस में चलती हैं, तो उनसे रिलेटेड मेडिकली फैसिलिटीज होनी चाहिए, डॉक्टरी वहाँ पे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बोल सकते हैं। एक टॉपिक रहता है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इनको बोला जाता है। तो ये क्या मेथड्स होती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल में मदद करती हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो जनसंख्या विस्फोट है वो बहुत ज़्यादा तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ युक्तियाँ होती हैं, कुछ उपाय होते हैं। और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होती है, जो बर्थ कंट्रोल मेथड है, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूजर फ्रेंडली, जो भी इसको यूज करता है तो वो इजिली यूज कर पाए इस चीज़ को, इजिली अवेलेबल, ये मार्केट में मिलनी भी चाहिए आसानी से, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, कारगर भी होनी चाहिए कि हम यूज करें और इससे बर्थ कंट्रोल वगैरह ना हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। रिवर्सिबल विद नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, रिवर्सिबल भी हो कि मान लो एक टाइम तक बर्थ कंट्रोल हम नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद में यदि चाइल्ड्स की जरूरत है, चिल्ड्रन की जरूरत है, तो ये रिवर्सिबल भी होना चाहिए, इसके साइड परमानेंट, इसके जो इफेक्ट है परमानेंट नहीं होने चाहिए, और इसके जो साइड इफेक्ट है वो या तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए या हो तो बहुत ही कम होने चाहिए। शुड नो इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिराइव डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर, जो भी एक नेचुरल प्रोसेस होती है सेक्सुअल डिराइव जिसको बोला जाता है इच्छा है, या फिर जो बिहेवियर है उसके साथ इसको कोई भी इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड होती हैं जो पारंपरिक तौर पे यूज की जाती हैं। बैरियर मेथड होती हैं जो कि स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने से रोकती हैं, जैसे कंडोम्स होते हैं। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं जो कि यूट्रस के अंदर प्लेस की जाती हैं, जैसे कॉपर टी होता है, और ये क्या करती हैं, स्पर्म्स को मूव नहीं करने देती, स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो कम कर देती हैं, और साथ में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको भी यूट्रस में चिपकने से रोकती हैं, आगे की जो डेवलपमेंट है उसको रोक देती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती हैं, कुछ टेबलेट होती हैं, कुछ पिल्स होती हैं, ओरल पिल्स जिसको बोला जाता है, जो कि जैसे हम नॉर्मल टेबलेट लेते हैं तो इसी तरीके से ली जाती हैं। कुछ हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसमें। इंजेक्टेबल का मतलब ये इंजेक्शन के रूप में यूज की जाती हैं हार्मोन्स। इम्प्लांट्स का मतलब स्किन के नीचे कुछ जो पोर्शन है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, उसको इम्प्लांट किया जाता है, वो भी हार्मोन्स ही रिलीज करते हैं। सर्जिकल मेथड्स में क्या होती हैं, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, जो नसबंदी होती है इसमें क्या किया जाता है, एक परमानेंटली जो ओवम है और जो स्पर्म है उनके ट्रांसफर को रोक दिया जाता है। फॉर्मेशन तो होती रहती है स्पर्म की और ओवम की, लेकिन उनको मिलने से रोकने के लिए परमानेंट जो इलाज होता है वो सर्जिकल मेथड होती हैं। ये इरिवर्सिबल भी होती हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम है वहाँ से समझते हैं थोड़ा। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में क्या क्या जाती हैं, कंडोम आ जाते हैं जो बैरियर मेथड का काम करते हैं, रबड़ की सीट के बने होते हैं, और जो कि क्या करते हैं, स्पर्म्स को ओवम के साथ फ्यूज होने से रोकते हैं। तो ये मेल एंड फीमेल दोनों केसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे फीमेल कंडोम में मेल कंडोम होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ये ओरल ये मतलब माउथ के द्वारा ली जाने वाली टेबलेट्स होती हैं। हार्मोनल रिंग होती हैं, छल्ले जैसी आकृति होती हैं जो अलग अलग हार्मोन हैं उनके लेवल को कंट्रोल करती हैं। यूआईडी या फिर आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं, जैसे कॉपर टी है, ये कॉपर आयंस है उसको रिलीज करती रहती हैं। ये इंजेक्टेबल मेथड्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होते हैं। सर्जिकल मेथड्स हमने देखा है, स्टेरिलाइजेशन नपुंसकता से रिलेटेड होता है कि वो आगे चिल्ड्रन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इम्प्लांट्स जो कि स्किन वगैरह में कहीं पे भी वो रख दिए जाते हैं, हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करते हैं। कोइटस इंटरप्टस, इसमें उस फेज का पता लगाया जाता है जब ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन के चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं। कैलेंडर रिथम मेथड, तो ये भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवम कब रिलीज होता है 14 डेज में, और जो 10 से लेके
17वें दिन तक, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17वें दिन तक, उसको फर्टाइल पीरियड माना जाता है। और फर्टाइल पीरियड के टाइम पे यदि कोपुलेशन वगैरह इंटरकोर्स वगैरह किया जाता है तो उस टाइम पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो एक ड्यूरेशन को नोट करके रखा जाता है, जो 1 से जो 10वें दिन तक का टाइम है और जो 17वें से 28वें दिन तक का जो टाइम है, उसमें यदि कोपुलेशन किया जाता है तो उस टाइम पे कोई भी फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते हैं। वेजाइनल डिजीज क्या होती हैं? ये वेजाइना साफ करने की कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके अंदर जो वेजाइना को हाई वाटर प्रेशर से साफ किया जाता है, जो स्पम वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच ये जो बैंडेड होती हैं, पट्टियाँ वगैरह होती हैं, उस फॉर्म में आती हैं, और इसको सिंपली जैसे स्किन पे यदि हमको जख्म वगैरह हो जाता है, जैसे हम बैंडेड यूज करते हैं तो ऐसे ही यूज किया जाता है। डायफ्राम या कैप, ये सर्विक्स या फिर जो यूट्रस है, यूट्रस का जो सर्विक्स रीजन है उसके ऊपर यूज किया जाता है, जो कि ये भी बैरियर मेथड का ही काम करता है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन, एसटीआई भी बोला जाता है इनको, वनरेबल डिजीज भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और एसटीडी भी इन्हीं को बोला जाता है। क्या होती हैं ये? वो इन्फेक्शन, वो संक्रमण या फिर वो बीमारियां होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फैलती हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? गोनोरिया है, साइनफिल्स है, जेनिटल हेर्पिस है, क्लेमाइडिसिस है, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी। तो ये सारी बीमारियां सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाती हैं। सिम्टम क्या होते हैं इन बीमारियों के? अर्ली सिम्टम्स आर माइनर, जो शुरुआत में जो संकेत हैं, लक्षण हैं, वो बहुत छोटे हो सकते हैं। इनमें ईचिंग, खुजली वगैरह हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, कोई जैसे जो पस वगैरह होता है वो निकल सकता है, स्लाइट पेन, थोड़ा दर्द रहता है, स्वेलिंग, सोजिश वगैरह भी आ सकती है। कहाँ पे? जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल में ओपन बी एसिम्प्टोमेटिक, इसका मतलब क्या है? फीमेल्स के अंदर कई बार लक्षण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उसको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। हैंस मे रिमेन डिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, और यदि उसके अंदर सिम्टम, लक्षण ये नहीं दिखाई नहीं देते हैं तो बीमारियां लंबे टाइम तक पता नहीं लगती हैं कि बीमारियां हैं या नहीं है इसके अंदर। विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसके अंदर कुछ जो लक्षण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? पेल्विक रीजन में जलन हो सकती है, जलन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, जैसे पीआईडी बोला जाता है। एबॉर्शन हो सकते हैं, मतलब जो डेवलपमेंट है, जो भी फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है वो कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाएगा। स्टिल बर्थ का मतलब है जैसे ही बर्थ हुआ बच्चे का उसी टाइम उसकी डेथ हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब क्या है? जो कंप्लीट टाइम इंटरवल होता है 9 मंथ का, उससे पहले ही प्रेगनेंसीज हैं, वो प्रेगनेंसी पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, उससे पहले ही डेथ हो जाती है। इनफर्टिलिटी, बिल्कुल नपुंसकता भी हो सकती है, चिल्ड्रन बिल्कुल भी जन्म नहीं ले पाएंगे इस केस में। इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, रास्ता होता है अलग अलग, जो हमने ग्लैंड्स वगैरह पढ़ी हैं, ट्रैक पढ़े हैं, डक्ट पढ़े हैं, सेसरी डक्ट, उनके अंदर कैंसर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी के अलावा जेनिटल हेर्पिस और एचआईवी इन्फेक्शन, इनके अलावा जो बाकी जो डिजीज हैं वो अच्छे ढंग से उनका इलाज किया जा सकता है यदि उनको डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, यदि उनको टाइम रहते पता लगाया जाए बॉडी के अंदर और उनको अच्छे से इलाज उनका किया जा सकता है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, इसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो प्रिवेंशन है, बचाव है, वो हमारे हाथ में ही होता है। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल, यदि हम किसी चीज़ से पहले ही बचाव करके चलते हैं तो वो उसके इलाज से भी अच्छा माना जाता है। प्रिंसिपल्स टू अवॉइड एसटीआई, जो एसटीडी होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनसे बचाव के क्या क्या सिद्धांत होते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, जो ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं या फिर जो अननोन पार्टनर जिसको हम नहीं जानते हैं तो उससे सेक्स से बचना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस, इंटरकोर्स के टाइम पे कंडोम्स हैं जो वो यूज किए जाने चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, यदि शक है तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से उसकी अच्छे ढंग से जांच करवा लेनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन करवा लेना चाहिए। एंड गेट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन, और यदि टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इन्फेक्शन यदि पाया जाता है तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट है जितना जल्दी हो उसके वो स्टार्ट करवा देना चाहिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। उसके बाद एक और टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या रहता है? यदि कोई कपल्स
यंग बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यदि वो कोई भी बैरियर मेथड यदि यूज नहीं करते हैं, तो भी उनके अंदर कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनके चिल्ड्रन वगैरह नहीं हो पाते हैं, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। कई ऐसे कपल्स होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं जिनके आगे बच्चे नहीं होते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी हैं वो ऐसे, और वो इंडिया के अंदर भी हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। उनके जो चिल्ड्रन है वो नहीं हो पाते हैं इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, अनप्रोटेक्टेड का मतलब जिसमें वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, कोई भी टाइप के जो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखी हैं उनके बिना यूज किए भी या उनके एब्सेंस में भी उनके जो यंग वंस है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं इसके, फिजिकल शारीरिक हो सकता है, कॉन्जेंटल जन्मजात भी हो सकते हैं कुछ बीमारियां, डिजीज कोई भी अलग बीमारी हो सकती है, ड्रग्स जो भी नशे वगैरह हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इन इंडिया ओपन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस। भारत में खासकर जो फीमेल पार्टनर है उसको ज़्यादा सोसाइटी ब्लेम करती है, उसको ज़्यादा एक प्रकार से जिम्मेदार ठहराती है यदि बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो। बट मोर ओपन प्रॉब्लम्स लाइस इन मेल पार्टनर। लेकिन साइंस में जब भी ज़्यादा से ज़्यादा जो डायग्नोसिस की जाती है, जांच वगैरह की जाती है, उसमें मेल पार्टनर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मिलता है, उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एक्सेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट। बहुत सारे ऐसे स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट होती हैं, हेल्थ केयर कैंप हम बोल सकते हैं, या फिर क्लिनिक होते हैं जिसमें स्पेशली इन्हीं डिजीज का डायग्नोसिस पता लगाया जाता है और वहाँ पे करेक्टिव ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है। तो कुछ जो मेथड यूज की जाती हैं इनफर्टाइल कपल्स को, जो यंग बेबी है या फिर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में जो मदद करती हैं, उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आ जाती है, ART जिसको बोलते हैं। असिस्टेड का मतलब सहायक, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो फर्टिलाइजेशन है, मेल से स्पर्म लिए जाते हैं, फीमेल से ओवम लिया जाता है, और उनको फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके एक टाइम के बाद फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या किया जाता है, इम्ब्रियो डेवलपमेंट करवाई जाती है बॉडी के बाहर, उसके बाद उसको ट्रांसफर करवाया जाता है। इसमें केवल फर्टिलाइजेशन की जाती है, इसमें कंप्लीट एक इम्ब्रियो बनने तक का वेट किया जाता है, उसके बाद ही बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें जो जाइगोट है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई जाइगोट बना, जाइगोट को ही फैलोपियन के अंदर, फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। यदि गैमेट को ही ट्रांसफर किया जाए, कई बार इंसेमिनेशन है वो इंसेमिनेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसमें मेल से गैमेट लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है और उसको सीधा फीमेल के अंदर जो ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसको जिफ्ट बोला जाता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है, इसके अंदर जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसके अंदर जो स्पर्म है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो जाइगोट है या फिर खासकर जो एम्ब्रियो है उसको भी ट्रांसफर किया जाता है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके अंदर जो स्पर्म है उसको डायरेक्ट एग के अंदर इंजेक्शन के द्वारा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा उसको लिबरेट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें जो इंसेमिनेशन मतलब जो स्पर्म्स है उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आर्टिफिशियल मीन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कृत्रिम माध्यम से स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में भेजे जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है उनको यूट्रस के अंदर भेजा जाता है, IUI। तो ये अलग अलग मेथड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज की जाती है वो IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पहले तो जो कपल्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम का डिटेक्शन किया जाता है कि किसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के फिर अलग अलग मेथड है वो यूज किए जाते हैं।